ड्रामा की शुरुआत एक लड़की ग्वान से होती है जिसे गैस्ट्रिक कैंसर है। वो अस्पताल में भर्ती है और अपनी जिंदगी के आखिरी दिन वहीं बिता रही है। यहाँ हम उसकी सबसे अच्छी दोस्त सुमिन को देखते हैं जो उसके साथ रहती है। सुमिन ग्वान से बहुत प्यार करती है और उससे कहती है कि हिम्मत मत हारो, तुम अभी भी बहुत खूबसूरत लगती हो। ये सुनकर ग्वान थोड़ी खुश हो जाती है। फिर ग्वान उसे बताती है कि उसका पति किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर कर रहा है। ये सुनकर सुमिन बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, मैं उससे जाकर बात करूंगी। इसके बाद ग्वान अपनी कीमोथेरेपी के लिए चली जाती है। आज की तारीख 12 अप्रैल 2023 है। कीमोथेरेपी के दौरान ग्वान अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही होती है। उसे याद आता है कि जब उसे गैस्ट्रिक कैंसर का पता चला था तब डॉक्टरों ने कहा था कि उसके पास सिर्फ 12 महीने की जिंदगी है, जिनमें से अब केवल 6 महीने ही बचे हैं। बीते हुए 6 महीने भी उसके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं रहे। वो सोचती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड मिनान से शादी की थी, लेकिन शादी के बाद मिनान और उसकी माँ पूरी तरह बदल गए। वे हमेशा उसे ताने देते थे क्योंकि वो कभी माँ नहीं बन पाई। जब उन्हें पता चला कि उसे आखिरी स्टेज का कैंसर है तब भी उन्हें उसकी कोई परवाह नहीं थी। वे उससे घर के सारे काम करवाते थे और उसे काम पर भी भेजते थे। उन्हें सिर्फ उसके पैसों की चिंता थी। ग्वान सोचती है कि उसे तो ये भी याद नहीं कि आखिरी बार वो कब हंसी थी। थेरेपी खत्म होने के बाद ग्वान बाहर टहल रही होती है। तभी एक नर्स उससे कहती है कि तुम्हें इस हालत में ज्यादा दुखी नहीं रहना चाहिए, तुम्हें सिर्फ अच्छे लोगों और अच्छी यादों के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर ग्वान अपनी सबसे अच्छी दोस्त सुमिन के बारे में सोचने लगती है, जो हमेशा उसकी रक्षा करती थी और उसका ख्याल रखती थी। जब भी कोई उसके साथ नहीं होता था तब भी सुमिन हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी। दूसरी तरफ हम सुमिन को देखते हैं जो अस्पताल से निकलते ही सीधे मिनान से मिलने चली जाती है। असल में जिस लड़की के साथ मिनान का अफेयर चल रहा है वो कोई और नहीं बल्कि सुमिन खुद है और उसने कभी गुआन को इस बारे में पता नहीं चलने दिया। इसी बीच डॉक्टर गुआन से अस्पताल का बिल भरने के लिए कहते हैं। गुआन मिनान को फोन करती है लेकिन वो उस समय सुमिन के साथ व्यस्त होता है और कॉल नहीं उठाता। मिनान उसकी किसी भी मैसेज का जवाब नहीं देता, इसलिए गुआन को खुद ही अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर जाना पड़ता है। ग्वान घर जाने के लिए एक टैक्सी लेती है। टैक्सी चलाने वाला एक बूढ़ा आदमी होता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी बीमार क्यों लग रही हो। ग्वान परेशान होकर उसे सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि जब वो हाई स्कूल में थी तब उसके पिताजी की भी कैंसर से मौत हो गई थी और अब उसे खुद कैंसर हो गया है और वो मरने वाली है। उसने एक ऐसे आदमी से शादी की जो उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता, इसलिए उसके बाकी बचे हुए दिन भी ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। ड्राइवर मुस्कुराता है और उसे समझाता है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगी और अपनी जिंदगी का सफर पूरा करोगी। ग्वान कहती है कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। तब ड्राइवर कहता है कि तुम्हारे सामने एक नया रास्ता है। ड्राइवर उसे घर एक अलग रास्ते से लेकर जाता है। रास्ते में वो उसे एक अंधेरी सुरंग से ले जाता है। अंधेरा देखकर ग्वान थोड़ा डर जाती है, लेकिन जैसे ही सुरंग खत्म होती है वो खुद को अपने घर के सामने पाती है। ड्राइवर उससे पूछता है कि अगर तुम्हें जिंदगी में दूसरा मौका मिले तो क्या तुम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करोगी। ग्वान कहती है हाँ, मैं अपनी पिछली गलतियों को कभी दोहराऊंगी नहीं। वो उसे बताती है कि उसके पास तो अस्पताल की फीस देने के लिए भी पैसे नहीं थे और उसके पति और सास ने उसके साथ बहुत गलत किया है। ग्वान घर पहुंचकर टैक्सी ड्राइवर को पैसे देती है, लेकिन वो पैसे वापस कर देता है और कहता है कि आज मेरा टैक्सी चलाने का आखिरी दिन है, इसे मेरी तरफ से आशीर्वाद समझकर रख लो। वो कहता है कि मैं तुम्हारे पिता जैसा ही हूँ। ये सुनकर ग्वान कुछ भी नहीं कह पाती और चुपचाप पैसे रख लेती है। ग्वान घर के अंदर जाती है। दरवाजा खुला होता है इसलिए वो सीधे अंदर चली जाती है। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचती है उसे एक लाल हील दिखाई देती है जो उसकी नहीं बल्कि सुमिन की होती है। अंदर जाते ही वो सुनती है कि सुमिन और मिनहान आपस में बात कर रहे हैं। वे दोनों इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने ग्वान को कैसे धोखा दिया। मिनहान कहता है कि जैसे ही ग्वान मर जाएगी हमें उसकी इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। उन्हें साथ देकर ग्वान पूरी तरह हैरान रह जाती है। मिनहान सीमेन से कह रहा होता है कि मैंने पहले ही ग्वान के कैंसर की इंश्योरेंस पॉलिसी करवा ली थी। अब जब ग्वान मर जाएगी तो हमें 1 मिलियन मिलेंगे। उन पैसों से हम अपना नया घर खरीदेंगे और आराम से अपनी जिंदगी जिएंगे। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ग्वान जल्दी मर जाए। ये सब सुनकर ग्वान का दिल टूट जाता है। तभी उसकी नजर अपने पिताजी की तस्वीर पर पड़ती है जिसे मिनहान ने कूड़ेदान में फेंक दिया था। ये देखकर ग्वान बहुत गुस्सा हो जाती है और उनके सामने आकर चिल्लाती है कि तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। ये देखकर मिनहान और सुमिन समझ जाते हैं कि उनकी सच्चाई ग्वान के सामने आ चुकी है। गुस्से में मिनहान उस पर हाथ उठाते हुए कहता है वैसे भी तुम मरने वाली हो। सुमिन भी कहती है कि हाँ तुम मरने वाली हो, लेकिन बाकी लोगों को अपनी जिंदगी जीनी है। ये सुनकर ग्वान गुस्से में उठती है और सुमिन को मारने लगती है। वो चिल्लाकर कहती है कि इतनी खुश मत हो, अगर मैं मर भी गई तो तुम भी खुश नहीं रहोगी, तुम्हारी हालत मुझसे भी बुरी होगी। ये देखकर मिनान को गुस्सा आ जाता है कि ग्वान ने सुमिन को मारा और वो ग्वान को जोर से धक्का दे देता है। ग्वान पीछे की ओर गिर जाती है और कांच की मेज से टकरा जाती है। उसके सिर से खून बहने लगता है। गिरते हुए ग्वान सोचती है कि मुझे अपनी जिंदगी ठीक से जीने का ये आखिरी मौका मिला था, लेकिन मैंने उसे भी बर्बाद कर दिया। वो मन ही मन सोचती है कि काश कोई चमत्कार हो जाए और मुझे एक और जिंदगी मिल जाए। इस बार मैं अपनी गलतियां कभी नहीं दोहराऊंगी। इसके बाद ग्वान की मौत हो जाती है। सुमिन और मिनान ये बहाना बनाते हैं कि ग्वान की मौत बेहोश होकर गिरने की वजह से हुई है, लेकिन जैसे ही ग्वान मरती है वो अचानक अपनी आंखें खोलती है। अब वो खुद को एक ऑफिस में बैठी हुई पाती है। उसे समझ नहीं आता
कि वो जिंदा कैसे है और यहाँ क्या कर रही है। तभी मिनान उसके सामने आता है और उसे गले लगाने की कोशिश करता है। गुआन को सब कुछ याद आ जाता है, इसलिए वो उससे दूर हट जाती है और जोर से चिल्लाते हुए उसे मारने लगती है। ऑफिस के सभी लोग गुआन को हैरानी से देखने लगते हैं। उसी दौरान उसका सिर मेज से टकरा जाता है और गर्म पानी की बोतल उसके हाथ पर गिरने वाली होती है। तभी कंपनी का जनरल मैनेजर युगी आगे बढ़कर उसे बचाने की कोशिश करता है और वो बोतल उसके हाथ पर गिर जाती है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। गुआन अब भी यकीन नहीं कर पा रही होती कि वो जिंदा कैसे है। वो शीशे में खुद को देखती है और पाती है कि उसके बाल वापस आ गए हैं और वो बिल्कुल स्वस्थ लग रही है। घबराकर गुआन सीढ़ियों से नीचे भागती है और मेट्रो की ओर जाने लगती है। तभी उसका जूता निकल जाता है और वो गिरने लगती है। उसी समय युगी वापस आता है और उसे पकड़ लेता है। वो उसकी मदद करता है और उसका जूता ठीक से पहनने में भी मदद करता है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बाहर जाते समय गुआन एक बोर्ड देखती है जिस पर लिखा होता है कि साल 2013 है। ये देखकर वो सोचने लगती है कि ये कैसे हो सकता है, मैं 2023 से 2013 में कैसे आ गई। युगी उसे अपना कोट और कुछ पैसे देता है क्योंकि गुआन अपना सामान ऑफिस में ही छोड़ आई थी। गुआन अपने घर पहुंचती है और देखती है कि ये उसका पुराना घर है। फ्रिज में रखी चीजों को देखकर उसे यकीन हो जाता है कि वो सच में समय में पीछे चली गई है, उस समय में जब उसने अभी तक मिनान से शादी नहीं की थी और उसे कैंसर भी नहीं हुआ था। ये सोचकर गुआन बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद युगी उसके घर के बाहर कुछ खाना रखकर चला जाता है। गुआन आराम से बैठकर वो खाना खाती है और सोचती है कि मैं युगी को पहले से जानती हूँ। अभी वो कंपनी का डायरेक्टिंग मैनेजर है, लेकिन भविष्य में वही इस कंपनी का मालिक बनने वाला है। फिर उसकी नजर उन पैसों पर पड़ती है जो युगी ने उसे दिए थे और वो उन्हें अलग रख देती है। तभी उसे वो नोट भी मिलता है जो टैक्सी ड्राइवर ने उसे दिया था। जब वो उस नोट को ध्यान से देखती है तो उस पर बना हुआ दिल का निशान देखती है। ये देखकर उसे याद आता है कि उसके पिताजी भी उसे जो पैसे देते थे उन पर हमेशा दिल का निशान बनाते थे। जब वो उनसे पूछती थी तो वे कहते थे कि मैं ये निशान इसलिए बनाता हूँ ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे कि तुम अकेली नहीं हो और तुम्हारा पिता हर मुश्किल में तुम्हारे साथ है। ये याद करके गुआन समझ जाती है कि उस दिन टैक्सी ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता थे, जिन्होंने उसे दूसरा मौका दिया ताकि वो अपनी जिंदगी सही तरीके से जी सके और सही इंसान को चुन सके। ये सोचकर गुआन बहुत भावुक हो जाती है और मनी मन सोचती है कि काश उस दिन मैं अपने पिताजी को पहचान पाती और उन्हें धन्यवाद कह पाती, क्योंकि उन्हीं की वजह से मुझे अपनी जिंदगी जीने का दूसरा मौका मिला है। तभी मिनान वहाँ आता है और कहता है कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो, तुम्हें ऑफिस में ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये सुनकर गुआन को याद आता है कि उसे पहले गैस की समस्या रहती थी और शादी के बाद भी वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी। इसी वजह से मिनान उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। गुआन शांत होकर कहती है कि हाँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मुझे सिर्फ गैस की समस्या थी। इतना कहकर वो मिनान से ब्रेकअप कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। गुआन बहुत खुश होती है क्योंकि अब वो मिनान की बातों में कभी नहीं आएगी। लेकिन तभी मिनान पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझसे ऐसे ब्रेकअप नहीं कर सकती। गुआन जोर से शोर मचाती है और लोगों को बुला लेती है। पुलिस आकर मिनान को वहाँ से ले जाती है, लेकिन वे उसके खिलाफ कुछ नहीं कहते क्योंकि उन्हें ये एक निजी मामला लगता है। गुआन पुलिस से कहती है कि कम से कम मुझे घर तक छोड़ दीजिए क्योंकि मुझे उसके साथ घर में सुरक्षित महसूस नहीं होता। गुआन बहुत परेशान होती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है और मिनान उसे बार बार परेशान कर रहा है। तभी उसे मिनान का एक मैसेज आता है जिसमें वो लिखता है कि मैं बहुत तनाव में हूँ, मैंने शेयर मार्केट में पैसे लगाए हैं, जैसे ही मुझे पैसा मिलेगा हम शादी कर लेंगे। ये पढ़कर गुआन सोचती है कि मुझे पहले से पता है कि शेयर मार्केट में मिनान को कब नुकसान हुआ था और कब फायदा हुआ था। वो सोचती है कि मैं भी इसी तरह ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकती हूँ। गुआन अपने पैसे शेयर मार्केट में निवेश करती है और बहुत खुश होती है कि इस बार उसे मिला हुआ दूसरा मौका बेकार नहीं जाएगा। अगले दिन वो अस्पताल जाकर अपना चेकअप करवाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हें अभी कोई गंभीर बीमारी नहीं है। ये सुनकर गुआन बहुत खुश हो जाती है कि उसे अभी कैंसर नहीं हुआ है। वो सोचती है कि अब मुझे अपनी सेहत का अच्छी तरह ध्यान रखना होगा। इसके बाद वो लाइब्रेरी जाती है और शेयर मार्केट के बारे में किताबें पढ़ने लगती है। वहीं उसे नौकरी छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में भी एक किताब मिलती है। तभी युगी वहाँ आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी नौकरी छोड़ने वाली हो। गुआन कहती है नहीं, मैं तो बस किताबें पढ़ रही थी। तभी उसकी नजर युगी के हाथ पर लगी चोट पर पड़ती है। वो माफी मांगते हुए कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी। युगी मुस्कुराकर कहता है कि अगर तुम्हें सच में अफसोस है तो मुझे मेरे पसंदीदा रेस्टोरेंट में ट्रीट दे दो। गुआन उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। वहाँ वे दोनों खाना ऑर्डर करते हैं। गुआन सोचती है कि मैंने पहले कभी युगी पर ध्यान ही नहीं दिया था। तभी युगी अपने चश्मे उतारता है और गुआन से खाने के बारे में पूछता है, लेकिन गुआन बस उसे ही देखती रह जाती है क्योंकि वो बहुत स्मार्ट और हैंडसम लग रहा होता है। वो कहती है कि तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। ये सुनकर युगी फिर पूछता है कि क्या तुम सच में अपनी नौकरी छोड़ने वाली हो। गुआन कहती है कि नहीं, मैं बस अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहती हूँ। युगी सोचता है कि शायद वो शादी करने वाली है इसलिए नौकरी छोड़ना चाहती है, लेकिन गुआन मन ही मन सोचती है कि इसी साल मेरी शादी मिनहान से हुई थी, लेकिन अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तभी गुआन को सुमिन का फोन आता है और दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं। जाते समय युगी गुआन से कहता है कि तुम्हें अपनी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और तुम इस काम के काबिल हो। ये सुनकर गुआन बहुत खुश हो जाती है क्योंकि आज तक किसी ने उसकी इतनी तारीफ नहीं की थी। घर जाने के बाद भी वो युगी के बारे में सोचती रहती है। अगले दिन
दिन जब वो ऑफिस जाती है तो मिनहान लिफ्ट के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। ये देखकर ग्वान सीढ़ियों की ओर चली जाती है और उसे नजरअंदाज कर देती है। ऑफिस में भी वो उससे बात नहीं करती। बाद में जब ग्वान अपनी प्रेजेंटेशन बॉस को दिखाने जाती है तो बॉस उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये बहुत खराब है। ये देखकर ग्वान को याद आता है कि पहले भी उसके बॉस ने उसकी प्रेजेंटेशन को बेकार कहकर रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन जब सुमिन ने उसी प्रेजेंटेशन को कॉपी करके बॉस को दिया था तब बॉस ने उसे स्वीकार कर लिया था और सुमिन को प्रमोशन भी मिल गया था। ग्वान अपनी प्रेजेंटेशन वापस ले लेती है और उसे ठीक करने के लिए कैफेटेरिया चली जाती है। वहाँ वो अपनी एक सहकर्मी को देखती है और सोचती है कि सुमिन की वजह से इस महिला का प्रमोशन भी रुक गया था, जबकि वो इसके पूरी तरह योग्य थी। थोड़ी देर बाद वो सहकर्मी वहाँ से चली जाती है, तभी उसका कॉफी मग गिरने वाला होता है। ग्वान को याद आता है कि पहले उसने कप बचाने की कोशिश की थी जिससे वो खुद गिर गई थी और उसके पैर में चोट लग गई थी, लेकिन इस बार वो सावधानी से कप को संभाल लेती है और गिरने से बच जाती है, इसलिए उसे कोई चोट नहीं लगती। ये देखकर ग्वान बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि अब मैं उन चोटों से बच सकती हूँ जो मुझे पहले लगी थी और इस तरह मैं अपना भविष्य बदल सकती हूँ। लेकिन तभी जब वो आगे बढ़ रही होती है तो वो किसी चीज से टकराने वाली होती है। उसी समय युगी उसे बचा लेता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह गिर जाती है और उसी जगह चोट लग जाती है जहाँ पहले लगी थी। ये देखकर ग्वान सोचती है कि शायद मैं अपना भविष्य नहीं बदल सकती, क्योंकि मुझे ठीक उसी दिन और उसी जगह चोट लगी है जहाँ पहले लगी थी। इसका मतलब है कि मुझे भविष्य में कैंसर भी होगा और मेरी हत्या भी होगी। तभी उसे एक बात याद आती है। वो सोचती है कि उस दिन गर्म पानी की बोतल मेरे हाथ पर गिरने वाली थी, लेकिन वो मेरे हाथ पर नहीं गिरी क्योंकि वो युगी के हाथ पर गिर गई थी। इसका मतलब है कि अगर कोई दूसरा इंसान मेरी किस्मत अपने ऊपर ले ले तो मैं उन चीजों से बच सकती हूँ जो पहले मेरे साथ हुई थी। ये सोचकर ग्वान तय करती है कि वो अपना भविष्य जरूर बदलेगी। उसे बस अपनी किस्मत किसी और को देनी होगी। जब वो कॉफी लेकर ऑफिस की तरफ जाती है तो उसे लिफ्ट के बाहर सुमिन और बॉस खड़े दिखाई देते हैं। वो सोचती है कि अपनी किस्मत बदलने के लिए मेरे पास सुमिन है। फिर वो उनके साथ लिफ्ट में चली जाती है। तभी दरवाजा खुलता है और युगी भी लिफ्ट में आ जाता है। बॉस ग्वान के बारे में बुरी बातें करने लगता है और कहता है कि ये लड़की बिल्कुल काबिल नहीं है, ये ऑफिस में काम करने के बजाय सिर्फ कॉफी पीने आती है। सुमिन भी नकली सहानुभूति दिखाते हुए उसके बारे में बातें करने लगती है। ये देखकर युगी को गुस्सा आ जाता है और वो लिफ्ट की दीवार पर जोर से मुक्का मारता है ताकि वे दोनों चुप हो जाए। कुछ देर बाद लिफ्ट उनके फ्लोर पर पहुंचती है और सभी बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद युगी ग्वान को रोकता है और उसे टेरेस पर ले जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम आराम से अपनी कॉफी खत्म कर सको। तब ग्वान उसे वो नोट दिखाती है जो उसके पिता ने उसे दिया था और कहती है कि अब मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे पिता चाहते थे कि मैं कुछ बनूं और मैं भी अपनी जिंदगी को खुलकर जीना चाहती हूँ। ये सुनकर युगी पहली बार मुस्कुराता है। इसके बाद युगी उससे पूछता है कि क्या तुम वीकेंड पर फ्री हो। उसी समय सुमिन वहाँ आ जाती है और कहती है कि नहीं, मैं ग्वान को अपने साथ बीबीक्यू पार्टी में लेकर जाऊंगी। ग्वान कुछ नहीं कहती, इसलिए युगी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में युगी ग्वान के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर रहा होता है। वो उस रेस्टोरेंट में फोन करता है जहाँ सुमिन ग्वान को ले जाने वाली थी और उसे पता चलता है कि वहाँ हाई स्कूल रीयूनियन पार्टी होने वाली है। इसके बाद वो अपने एक दोस्त को फोन करके ग्वान के बारे में और जानकारी लेने की कोशिश करता है। तभी ग्वान वहाँ आती है और युगी के हाथ की चोट के लिए दवा देती है। युगी कुछ दवाइयाँ वापस उसे दे देता है। ये सब मिनान देख लेता है। इसके बाद मिनान ग्वान को फोन करता है और उससे अकेले मिलने के लिए कहता है, इसलिए ग्वान को वहाँ जाना पड़ता है। मिस यांग और युगी दोनों उसे जाते हुए देख लेते हैं। मिनान ग्वान से कहता है कि तुम युगी की वजह से मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो और वो गुस्से में युगी से लड़ने जाने लगता है। ग्वान उसे रोकते हुए कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, युगी तो बस मुझसे मदद मांग रहा था और मैंने तुमसे ब्रेकअप इसलिए किया क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ये सुनकर मिनान खुश हो जाता है और ग्वान को किस करने ही वाला होता है कि तभी मिस यांग वहाँ आ जाती है, इसलिए मिनान को वहाँ से जाना पड़ता है। मिनान के जाने के बाद मिस यांग ग्वान से कहती है कि तुम्हें मिनान से दूर रहना चाहिए, नहीं तो तुम्हें बहुत पछतावा होगा। ग्वान को उसकी बात अच्छी लगती है और उसे समझ आ जाता है कि मिस यांग उसे बचाने के लिए वहाँ आई थी। इसके बाद गुआन, सुमिन और मिनान तीनों कैफेटेरिया में लंच के लिए जाते हैं। गुआन को याद आता है कि पहले सुमिन ने जानबूझकर उसे धक्का दिया था जिससे थाना उसके ऊपर गिर गया था। इस बार भी सुमिन वही करने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही गुआन पीछे हट जाती है और अपने पैर से उसे हल्का सा अड़ा देती है। इसके कारण सारा खाना और सुमिन दोनों ही मिनान के ऊपर गिर जाते हैं। ये देखकर गुआन को बहुत मजा आता है, लेकिन फिर भी वो दिखावे के लिए टिश्यू लाकर उन्हें देती है और नकली सहानुभूति दिखाती है। मिनान की महंगी शर्ट पूरी तरह खराब हो जाती है। अगले सीन में गुआन बाथरूम में जाती है। वहाँ उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो मदद मांग रही होती है। गुआन समझ जाती है कि उसे सैनिटरी पैड की जरूरत है। गुआन उसकी मदद करती है और उसे अपनी जैकेट भी दे देती है क्योंकि उस लड़की के कपड़ों पर दाग लग गया था। उस लड़की का नाम हुआन होता है। वो गुआन से कहती है कि तुम बहुत खूबसूरत और दयालु हो, तुम सबकी मदद करती हो जैसे कोई आशीर्वाद हो। फिर वो बताती है कि इससे पहले यहाँ एक और लड़की आई थी, लेकिन उसने मेरी मदद नहीं की और मुझे नजरअंदाज करके चली गई। ये सुनकर गुआन समझ जाती है कि वो लड़की सुमिन ही रही होगी। अगले सीन में बॉस गुआन से कहता है कि वो अपनी प्रेजेंटेशन मीटिंग रूम में दिखाए, लेकिन जैसे ही गुआन प्रेजेंटेशन दिखाती है, बॉस सबके सामने उसकी बेइज्जती करने लगता है। ये देखकर मिस यांग कहती हैं कि गुआन बिल्कुल सही है, लेकिन बॉस उन्हें भी गलत कहकर उनकी भी बेइज्जती करने लगता है। फिर वो गुआन से कहता है कि वो अपनी प्रेजेंटेशन दोबारा तैयार करे। अगले सीन में गुआन अपनी प्रेजेंटेशन की फाइल मिस यांग को देती है और कहती है
कि आप इसे एक बार पढ़ लीजिए। ग्वान सोचती है कि मिस यांग इस पद की असली हकदार हैं और उन्हें ही बॉस की जगह होना चाहिए था। मिस यांग फाइल ले लेती हैं, लेकिन ये सब सू मिन देख लेती है। उसी रात सू मिन डिनर के बहाने बॉस से मिलती है और उसे उस फाइल के बारे में सब बता देती है। बॉस ये सोचने लगता है कि सू मिन उसके साथ भविष्य की योजना बना रही है, इसलिए वो उसकी हर बात मानने लगता है। अगले दिन मिस यांग फाइल पढ़ती हैं और ग्वान से कहती हैं कि ये बहुत अच्छी है और इसमें कोई गलती नहीं है। ग्वान कहती है कि बॉस बिना वजह कमियां निकाल रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने इसे पढ़ा भी नहीं और बिना पढ़े ही मेरी बेइज्जती कर दी। इसके बाद मिस यांग और ग्वान एक योजना बनाते हैं। जैसे कि प्लान था, ग्वान फिर से अपनी फाइल लेकर बॉस के पास जाती है। बॉस बिना पढ़े ही उसकी प्रेजेंटेशन को फिर से रिजेक्ट कर देता है और उसे डांटने लगता है। ग्वान चाहती थी कि वो जोर जोर से बोले ताकि सबको पता चल जाए कि उसने प्रेजेंटेशन पढ़ी भी नहीं है। तभी ग्वान कहती है कि ये तो कल वाली प्रेजेंटेशन है। ये सुनकर सबको समझ आ जाता है कि बॉस ने बिना पढ़े ही प्रेजेंटेशन को रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद ऑफिस में लोग बॉस के बारे में बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ ग्वान अपने ऑफिस डेस्क पर एक गिफ्ट देखती है। ये गिफ्ट सू मिन ने दिया होता है और उसमें एक जोड़ी इयररिंग्स होती है। ये देखकर ग्वान को याद आता है कि पहले भी सू मिन ने उसे नकली इयररिंग्स दिए थे और खुद असली वाले पहन लिए थे। रीयूनियन में उसने ग्वान का मजाक उड़ाया था और बाद में सबके सामने दिखावा किया था कि उसे ग्वान के लिए बहुत बुरा लग रहा है और वो बहुत दयालु है। ये सब याद करके ग्वान सोचती है कि अब उसे उस पार्टी में नहीं जाना चाहिए। तभी सू मिन का मैसेज आता है जिसमें वो लिखती है कि मैंने बहुत शराब पी ली है, इसलिए मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। इससे पहले कि ग्वान उसे मना कर पाती, मिनान का भी मैसेज आता है जिसमें वो लिखता है कि मैंने भी बहुत शराब पी ली है, इसलिए मैं भी तुम्हारे घर आ रहा हूँ। ये देखकर ग्वान सोचती है कि क्यों ना आज ही इन दोनों को आमने सामने ला दिया जाए, क्योंकि भविष्य में वैसे भी यही होने वाला है। तभी ग्वान को बाहर युगी दिखाई देता है। युगी उसे बताता है कि ये इयररिंग्स नकली हैं। ग्वान उसे धन्यवाद देती है। ये घटना पहले भी हुई थी, लेकिन उस समय ग्वान ने युगी की बात पर विश्वास नहीं किया था और उसे बहुत बुरा लगा था क्योंकि वो इयररिंग्स सुमिन ने दिए थे। ग्वान सुमिन को एक बहुत रूखा मैसेज भेजती है और कहती है कि वो उसके घर आए, लेकिन वो सुमिन का जवाब पढ़ नहीं पाती, जिसमें सुमिन लिखती है कि वो अब उसके घर नहीं आएगी। जब ग्वान ड्रिंक लेकर घर पहुंचती है तो देखती है कि मिनान पहले से ही वहाँ मौजूद है और सिर्फ तौलिया पहने खड़ा है। तभी ग्वान सुमिन का मैसेज पढ़ती है और समझ जाती है कि वो फंस चुकी है और अब उसे पूरी रात मिनान के साथ बितानी पड़ेगी। मिनान धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है। तभी डोरबेल बजती है। एक लड़का डोंग चिकन सूप की डिलीवरी लेकर आता है और कहता है कि इस घर में किसी ने खाना ऑर्डर किया था। ग्वान कहती है कि हमने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, लेकिन वो लड़का बार बार जोर देता है। तब तक मिनान कपड़े पहनकर बाहर आता है और कहता है कि हमने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। इसके बाद डोंग वहाँ से चला जाता है। डोंग के जाते ही ग्वान मिनान को धक्का देती है और तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। मिनान गुस्से में कहता है कि मुझे तुम्हारी आत्मा पसंद है, क्योंकि तुम दिखने में तो उतनी अच्छी भी नहीं हो, तुम बहुत पतली हो। ग्वान कुछ नहीं कहती क्योंकि वो सिर्फ चाहती थी कि मिनान वहाँ से चला जाए। गुस्से में मिनान वहाँ से चला जाता है। बाहर जाकर वो देखता है कि डोंग और युगी दोनों उसे देख रहे हैं। तब पता चलता है कि युगी ने ही डोंग को ग्वान की मदद के लिए भेजा था। अगले सीन में ग्वान रियूनियन पार्टी को लेकर बहुत परेशान होती है। वो सोचती है कि मैं अपना लुक कैसे बदलूं, मुझे मेकअप करना नहीं आता और मेरे पास ज्यादा कपड़े भी नहीं है। जल्दी ही रियूनियन का दिन आ जाता है। सुमिन ग्वान को फोन करके कहती है कि मैं पहुंच गई हूँ, तुम सीधे यहीं आ जाओ। असल में सुमिन सबके सामने ग्वान का मजाक उड़ाना चाहती थी। सुमिन रियूनियन में पहुंचती है और सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं क्योंकि वो एक बड़ी कंपनी में काम करती है। वो सबको बताती है कि ग्वान को नौकरी भी उसी ने दिलवाई थी। वो ये भी कहती है कि मिनान जिसे मैं पसंद करती थी वो ग्वान का क्रश था, इसलिए मैंने मिनान को उसके लिए छोड़ दिया। ये सुनकर सभी लोग सुमिन की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम अभी भी ग्वान का इतना ख्याल रखती हो। इसके बाद सुमिन ग्वान को अंदर आने के लिए बुलाती है ताकि वो सबके सामने उसका मजाक उड़ा सके। लेकिन जैसे ही ग्वान अंदर आती है सब लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। सभी सोचने लगते हैं कि आखिर एक ही रात में वो इतनी सुंदर कैसे बन गई। ये सब हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। ग्वान रियूनियन के बारे में सोच रही होती है, तभी उसे हुआन का मैसेज आता है। हुआन लिखती है कि अगर तुम रविवार को मेरे साथ नहीं जा सकती तो हम शनिवार को चल सकते हैं। ग्वान तुरंत मान जाती है क्योंकि सुमिन के साथ उसका प्लान रविवार के लिए था। अगले दिन ग्वान हुआन से मिलने जा रही होती है। तभी उसे एक मैसेज आता है कि उसने जो पैसे शेयर मार्केट में लगाए थे वे 2 गुने हो गए हैं। ये देखकर ग्वान बहुत खुश हो जाती है। उसी समय वो असली इयररिंग्स को देख रही होती है जिनकी नकली जोड़ी सुमिन ने उसे गिफ्ट की थी। ग्वान को याद आता है कि सुमिन हमेशा उसके साथ ऐसा ही करती थी। ये सब सोचकर वो थोड़ी भावुक हो जाती है। तभी हुआन वहाँ पहुँच जाती है। ग्वान के हाथ से इयररिंग्स गिर जाते हैं। हुआन उन्हें देखकर कहती है कि ये इयररिंग्स नकली है और फिर वो अपने असली इयररिंग्स दिखाती है। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठती हैं और ड्रिंक लेती हैं। ग्वान हुआन से कहती है कि मैं कल पार्टी में नहीं जाऊंगी। स्कूल में मैं कभी ज्यादा फेमस नहीं थी, बस एक सामान्य लड़की थी, लेकिन अचानक सब लोग मुझसे नफरत करने लगे थे। हुआन उससे कहती है कि तुम्हें जरूर वहाँ जाना चाहिए और उन लोगों से पूछना चाहिए कि अचानक वे तुमसे नफरत क्यों करने लगे। ये सुनकर ग्वान सोचती है कि हुआन बिल्कुल सही कह रही है। फिर वो पूछती है कि मैं सिर्फ एक रात में अपना लुक कैसे बदल सकती हूँ। हुआन कहती है कि ये बिल्कुल संभव है। वो ग्वान को अपने साथ ले जाती है। हुआन उसे एक मेकअप स्टूडियो में लेकर जाती है। वहाँ उसकी एक मेंबरशिप होती है जो उसी दिन खत्म होने वाली थी। वो मेकअप आर्टिस्ट से कहती है कि ग्वान का पूरा मेकओवर कर दीजिए। शुरुआत में ग्वान
थोड़ी डरती है, लेकिन जैसे जैसे मेकअप आगे बढ़ता है वो खुद से खुश होने लगती है। जब वो आखिर में शीशे में अपना नया लुक देखती है तो उसे एहसास होता है कि अब वो सुमिन और मिनान को सबक सिखा सकती है। वो बहुत खुश और भावुक हो जाती है क्योंकि कुछ समय पहले वो कैंसर से लड़ रही थी और आज उसका ऐसा शानदार मेकओवर हो रहा है। इसके बाद हुआन उसे कुछ ड्रेसेस ट्राई करने के लिए कहती है। गुआन हर ड्रेस में बहुत प्यारी लगती है। इसके बाद दोनों गुआन के घर वापस आती है और साथ में खूब मजे करती है। तभी सुमिन का फोन आता है। वो गुआन से कहती है कि तुम अपनी प्रेजेंटेशन फाइल मुझे दे दो ताकि मैं उसे अपने नाम से पेश कर सकूं। लेकिन गुआन को ये पहले से ही पता होता है, इसलिए वो साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें वो फाइल नहीं दे सकती क्योंकि ये मेरी मेहनत है। गुआन आगे कहती है कि ऑफिस में मेरी पोजीशन का सम्मान करो, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ और बार बार मुझसे कॉफी लाने के लिए मत कहो। ये सुनकर सुमिन बहुत गुस्सा हो जाती है और गुआन से बदला लेने का फैसला करती है। अगले सीन में सुमिन बॉस के साथ डिनर कर रही होती है। वो अपने अंदाज से बॉस को प्रभावित कर लेती है और गुआन की फाइल हासिल कर लेती है। अब पार्टी का सीन शुरू होता है। जैसे ही सुमिन गुआन को देखती है वो उसके नए लुक को देखकर हैरान रह जाती है। पार्टी में सभी लोग गुआन के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। तभी एक लड़की जो स्कूल के समय से ही गुआन को परेशान करती थी कहती है कि भले ही तुम बदल गई हो लेकिन तुमने सुमिन के इयररिंग्स कॉपी किए हैं। ये सुनकर सब लोग गुआन के इयररिंग्स को ध्यान से देखने लगते हैं। तब पता चलता है कि गुआन ने असली इयररिंग्स पहने हुए हैं जबकि सुमिन के पास नकली इयररिंग्स है। असल में सुमिन ने गुआन को नीचा दिखाने के लिए उसे नकली इयररिंग्स दिए थे लेकिन खुद के पास भी असली इयररिंग्स नहीं थे। अब सबके सामने सुमिन की सच्चाई सामने आ जाती है और उसे वही शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है जो पहले गुआन को झेलनी पड़ी थी। ये देखकर गुआन को बहुत राहत मिलती है और वो सोचती है कि अभी तो सिर्फ एक बदला पूरा हुआ है। इसके बाद गुआन बाथरूम में जाती है। वहाँ वही लड़की दूसरी लड़कियों के साथ मिलकर गुआन की बुराई कर रही होती है। जब उसे पता चलता है कि गुआन बाथरूम में है तो वो एक एक करके दरवाजे खोलने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो गुआन का दरवाजा खोलती, गुआन खुद पैर से दरवाजा खोल देती है और कहती है कि तुम्हें मुझसे क्या समस्या है। वो लड़की कहती है कि तुमने सुमिन के इयररिंग्स कॉपी किए हैं। गुआन जवाब देती है कि सुमिन ने मुझे नकली इयररिंग्स दिए थे, मैंने बस असली वाले खरीद कर पहन लिए। लड़की फिर कहती है कि बात यहीं खत्म नहीं होती, तुमने मिनान को भी सुमिन से छीन लिया था। स्कूल में भी सुमिन ने तुम्हारी वजह से ब्रेकअप किया था और कंपनी में नौकरी भी उसी ने तुम्हें दिलवाई थी। ये सुनकर गुआन हैरान रह जाती है और सोचती है कि सुमिन इतना झूठ कैसे बोल सकती है। तब गुआन अपना कंपनी कार्ड दिखाकर कहती है कि अब तुम खुद देख सकती हो कि किसने किसकी मदद की थी नौकरी पाने में। तभी वो लड़की फिर गुआन को रोकती है और कहती है कि तुमने सुमिन का युनहो से भी ब्रेकअप करवाया था। तभी अचानक युनहो वहाँ आ जाता है और सबके सामने कहता है कि मेरा सुमिन के साथ कभी कोई अफेयर नहीं था। ये सुनकर सबके सामने सुमिन की सच्चाई पूरी तरह उजागर हो जाती है। दूसरी तरफ युगी के दादाजी उसे डांट रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अब समय आ गया है कि तुम उस लड़की से शादी कर लो जिसे मैंने चुना है और अपनी कंपनी के सीईओ बन जाओ। लेकिन युगी बना कर देता है और कहता है कि मुझे एक दूसरी लड़की पसंद है, लेकिन वो प्यार अभी एक तरफा है। युगी कहता है कि मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि वो भी मुझे पसंद करने लगे। ये सुनकर उसके दादाजी बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि युगी किसी को पसंद करेगा। इसके बाद युगी गुआन से मिलने जाता है। वहाँ वो देखता है कि गुआन युनहो के साथ खड़ी है और ये देखकर उसे थोड़ी जलन होती है। वो गुआन को बुलाकर कहता है कि मेरे साथ मीटिंग में चलो। इसी दौरान युनहो गुआन से उसका संपर्क नंबर मांगता है और गुआन उसे अपना नंबर दे देती है। इसके बाद गुआन युगी के साथ एक एडवर्टाइजिंग कंपनी की मीटिंग में जाती है। वहाँ एक आदमी गुआन की खूबसूरती देखकर उसे हाथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन युगी खुद उससे हाथ मिला लेता है, जो देखने में थोड़ा मजेदार लगता है। मीटिंग के दौरान गुआन कुछ सुझाव देने की कोशिश करती है, लेकिन सामने वाली कंपनी का मालिक उसे अपमानित करते हुए कहता है कि तुम एक लड़की हो, इसलिए चुपचाप खड़ी रहो। ये सुनकर युगी को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि गुआन एक काबिल कर्मचारी है, इसलिए मैं उसे यहाँ लेकर आया हूँ और आप उससे इस तरह बात नहीं कर सकते। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि युगी ने पहले कभी किसी की इतनी तारीफ नहीं की थी। मीटिंग के बाद बाहर आकर गुआन उसे धन्यवाद देती है और फिर दोनों साथ में डिनर करने जाते हैं। रास्ते में गुआन कहती है कि आप हमेशा मेरी तारीफ करते हैं जबकि बाकी लोग मुझे अपमानित करते हैं। युगी प्यार से कहता है कि तुम्हें अपनी ऊर्जा अच्छे लोगों पर खर्च करनी चाहिए और बुरे लोगों को भूल जाना चाहिए। फिर युगी उससे पूछता है कि तुम्हें मैं कैसा इंसान लगता हूँ। गुआन मुस्कुराकर कहती है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ये सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। तभी गुआन को युनहो का मैसेज आता है। गुआन कहती है कि युनहो मेरा पहला प्यार था। स्कूल के समय मैं उसे बहुत पसंद करती थी। ये सुनकर युगी कहता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले बहुत सोच समझ कर लेने चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें फिर कोई परेशानी हो। इसके बाद मिनान को दिखाया जाता है जो बहुत गुस्से में होता है। उसी समय युगी और गुआन उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। गुआन मिनान को देखकर तुरंत झुककर छिप जाती है। जैसे ही वो उठती है उसे सुमिन दिखाई देती है और वो फिर से छिप जाती है। ये देखकर युगी मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ सुमिन और मिनान गुआन के घर के बाहर खड़े होते हैं, लेकिन दरवाजे का पासवर्ड काम नहीं करता क्योंकि गुआन उसे बदल चुकी होती है। इसके बाद मिनान सुमिन से फ्लर्ट करने लगता है और अपना कोट उसके कंधों पर रख देता है। इधर युगी और गुआन साथ में होते हैं। युगी उससे पूछता है कि तुम आगे क्या करना चाहती हो। गुआन कहती है कि मैं इंटीरियर डिजाइनिंग और सेल्फ डिफेंस सीखना चाहती हूँ। युगी कहता है कि मैं तुम्हें सेल्फ डिफेंस सिखा सकता हूँ और फिर मजाक मजाक में अपनी तारीफ करने लगता है। ये सुनकर गुआन हंसने लगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आपका ये रूप भी है। युगी अपने चश्मे उतारकर मुस्कुराता है। गुआन कहती है कि आपको कॉन्टैक्ट लेंस पहनकर देखना चाहिए, आप उसमें और भी स्मार्ट लगेंगे। इसके बाद युगी उसे घर छोड़ देता है और कहता है कि शादी एक बड़ा फैसला होता है, इसलिए तुम्हें इसे अच्छी तरह सोच कर लेना चाहिए। गुआन मजाक में कहती है कि तो क्या आप कभी शादी नहीं करेंगे। युगी मुस्कुराकर कहता है कि मैं भी शादी करना चाहता हूँ। अगले दिन गुआन अपने नए लुक के साथ ऑफिस जाती है। सभी लोग
उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तभी मिनान आता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। दूसरी तरफ यूगी भी वहाँ आता है और ग्वान को देखते ही रह जाता है। वो उसे देखते देखते एक टेबल से टकरा जाता है। सूमिन उसे मदद करने के बहाने उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन यूगी उसकी तरफ देखता तक नहीं। ग्वान नोटिस करती है कि आज यूगी ने कॉन्टैक्ट लेंस पहन रखे हैं और वो बहुत स्मार्ट और हैंडसम लग रहा है। फिर सबको पता चलता है कि वीकेंड पर ग्वान और यूगी साथ थे। अगले सीन में लोग मिनान की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत क्यूट है। वे ये भी कहते हैं कि अब तुम्हें सावधान रहना होगा क्योंकि हर लड़का तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देखेगा। दूसरी तरफ सूमिन ग्वान के पास आती है और मासूम बनने का नाटक करते हुए कहती है कि मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ग्वान सोचती है कि अगर मैंने भविष्य नहीं देखा होता तो शायद मैं उसकी बातों पर भरोसा कर लेती, लेकिन अब मैं उस पर कभी भरोसा नहीं कर सकती। फिर ग्वान कहती है कि मिनान का स्टॉक बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है और वो बहुत पैसा कमा रहा है। ये सुनते ही सूमिन का ध्यान तुरंत मिनान की तरफ चला जाता है। इसी दौरान यूगी लिफ्ट से बाहर जाने वाला होता है, लेकिन जब वो अंदर ग्वान को देखता है तो वो वापस लिफ्ट में आ जाता है। लोग कह रहे होते हैं कि मिनान बहुत किस्मत वाला है कि उसे ग्वान जैसी गर्लफ्रेंड मिली है। तभी यूगी ग्वान से कहता है कि जैसे तुमने मेरी सलाह पर चश्मा हटाकर लेंस पहन लिए, क्या तुमने ये मेकओवर भी किसी की सलाह पर किया है? ग्वान कहती है नहीं, मुझे बस इन कपड़ों में आत्मविश्वास महसूस होता है, बस इसीलिए। ये सुनकर यूगी मुस्कुराने लगता है। ग्वान हंसते हुए कहती है कि अगर आप अपनी मुस्कान थोड़ी बदल दे तो आप और भी ज्यादा हैंडसम लगेंगे, और ये कहकर वो हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में ग्वान बस स्टैंड पर खड़ी बस का इंतजार कर रही होती है। वो सोचते है कि शायद यूगी मुझे पसंद करता है, इसलिए उसने मेरी सलाह पर अपने चश्मे हटा दिए। दूसरी तरफ यूगी रात को 2:30 बजे अपने दोस्त को जूडो प्रैक्टिस के लिए बुलाता है और उसे खूब ट्रेनिंग देता है ताकि वो अच्छे से सीख सके और बाद में ग्वान को भी सिखा सके। उसका दोस्त हैरान होकर पूछता है कि तुम अचानक इतना सब क्यों कर रहे हो? इसके बाद नहाने के बाद यूगी आईने में खुद को देखता है। उसे अपने शरीर पर दिल के आकार का निशान दिखाई देता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा ग्वान के पिता पैसे के नोटों पर बनाया करते थे। ये देखकर यूगी सोचने लगता है कि क्या मुझे ग्वान को सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि मिनान और सूमिन दोनों मिलकर उसे धोखा देने वाले हैं। तभी हमें 13 अप्रैल 2023 का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस दिन यूगी ग्वान के अंतिम संस्कार में जाता है। उसी समय सूमिन और मिनान को ग्वान की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहाँ यूगी कुछ लड़कियों और यूनहो को बात करते हुए सुन लेता है। वे कह रहे होते हैं कि सूमिन ने झूठ बोलकर सबकी नजरों में ग्वान की छवि खराब कर दी थी। ये सुनकर यूगी को बहुत दुख होता है। वो सोचता है कि जब ग्वान के साथ इतना कुछ गलत हो रहा था तब मैंने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। उसे बहुत अफसोस होता है कि वो ग्वान के लिए कुछ नहीं कर पाया। घर लौटते समय वो एक टैक्सी लेता है और वो टैक्सी ग्वान के पिता चला रहे होते हैं। वो ही उसे दूसरा मौका देते हैं। अगले दिन यूगी का एक कार एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को 2013 में पाता है। बिल्कुल ग्वान की तरह उसे भी समझ आ जाता है कि उसे दूसरा मौका ग्वान की रक्षा करने के लिए मिला है। उसके शरीर पर वही दिल के आकार का निशान भी होता है। तब से वो हर जगह ग्वान की रक्षा कर रहा होता है, जैसे उस दिन डोंग को ग्वान के घर भेजना और रीयूनियन में यूनहो को भेजकर सच्चाई सबके सामने लाना। लेकिन यूगी को ये नहीं पता होता कि ग्वान को भी दूसरा मौका मिला है, इसलिए वो उसे सच्चाई बताने से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो उस पर विश्वास नहीं करेगी। इसके बाद एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ग्वान बहुत ज्यादा नशे में होती है और यूगी के पास आ जाती है। पहले यूगी वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो कुछ लड़कों को ग्वान का पीछा करते हुए देखता है तो वो वापस आ जाता है। ग्वान उसे गले लगाकर कहती है कि अब इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली हूँ, यहाँ कोई भी मेरा नहीं है। फिर वो कहती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। इसके बाद दोनों बगीचे में ही लेट जाते हैं और वहीं सो जाते हैं। अगले दिन जब यूगी उठता है तो ग्वान वहाँ से जा चुकी होती है। एक दिन वो ग्वान को एक प्यारे से बिल्ली के बच्चे से बात करते हुए और उसे खाना खिलाते हुए देखता है। इसके बाद यूगी भी उसे खाना खिलाने लगता है और उसके लिए एक छोटा सा घर भी बना देता है। एक दिन जब वो बिल्ली सड़क पार कर रही होती है और कार के सामने आने वाली होती है, तब उसे बचाने की कोशिश में यूगी का एक्सीडेंट हो जाता है। वर्तमान समय में यूगी सोचता है कि पहले भी मेरे पास ग्वान को बचाने के कई मौके थे, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस बार मैं ग्वान के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। इस बार मैं उसे जरूर बचाऊंगा। इसके बाद यूगी अपना पूरा लुक बदल देता है और बहुत हैंडसम बनकर ऑफिस आता है। सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। यूगी ग्वान के पास जाकर कहता है कि धन्यवाद, ये तुम ही थी जिसने मुझे अपने कपड़े बदलने की सलाह दी थी। ये सब मिनान देख रहा होता है। वो ग्वान को बुलाकर कहता है कि यूगी बस तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। सभी लड़के मेरे जैसे नहीं होते, कुछ यूगी जैसे भी होते हैं जो लड़कियों को धोखा देते हैं। ग्वान मन ही मन सोचती है कि वो असल में अपनी ही बात कर रहा है। फिर वो मिनान से पूछती है कि तो क्या तुम भी मुझे बाकी लड़कों की तरह छोड़ दोगे? मिनान चुप हो जाता है और ग्वान हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। ग्वान लिफ्ट में जाती है। उसे पहले से पता होता है कि लिफ्ट खुलते ही बाहर सूमिन खड़ी होगी। जैसे ही लिफ्ट खुलती है, सूमिन कहती है कि मुझे तुम्हारा प्रोजेक्ट चाहिए। ग्वान साफ शब्दों में कहती है कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये सुनकर सूमिन बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन अपनी योजना नहीं बदलती। इसके बाद ग्वान का बॉस उसे बुलाता है और कहता है कि अब ये प्रोजेक्ट सूमिन को दिया जाएगा और इस पर तुम्हारा नाम नहीं होगा। ये सुनकर ग्वान बहुत परेशान हो जाती है। तभी यूगी वहाँ आता है और ग्वान से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? ग्वान मना कर देती है और कहती है कि आज रात मेरे कुछ और प्लान्स है। असल में ग्वान यूनहो से मिलने जाती है, क्योंकि वो उससे पूछना चाहती है कि वो लव लेटर किसके लिए था। यूनो ग्वान को देखकर बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ मिनहान बार बार ग्वान को फोन करता रहता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। इससे मिनहान बहुत परेशान हो जाता है और वो सूमिन को फोन करके पूछता है कि ग्वान कहाँ है। सूमिन कहती है कि वो कहीं बाहर गई है और अच्छे से तैयार होकर गई है। ये सुनकर मिनहान बहुत गुस्सा
गुस्सा हो जाता है। इधर यूनहो ग्वान को वो चिट्ठी दिखाता है जिसमें ग्वान ने उसे रिजेक्ट किया था। उस चिट्ठी में यूनहो के बारे में बहुत बुरी बातें लिखी होती हैं। ये देखकर ग्वान समझ जाती है कि सुमिन उसकी हैंडराइटिंग भी कॉपी कर सकती है। जाते समय ग्वान यूनहो से कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर यूनहो को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि युगी है, क्योंकि उसी ने मुझे उस दिन फोन करके सब सच बताने के लिए कहा था। ये सुनकर ग्वान हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि उसे ये सब कैसे पता है। दूसरी तरफ युगी ग्वान को कॉल करता है, लेकिन मिनान के बार बार फोन करने से परेशान होकर ग्वान अपना फोन बंद कर देती है। तभी गेट पर मिनान उससे मिल जाता है। उसे देखकर ग्वान डर जाती है। मिनान गुस्से में कहता है कि मुझे सब समझ आ रहा है, तुम मुझे धोखा दे रही हो। फिर वो कहता है कि तुम इतनी सज धज कर कहाँ गई थी, चाहे तुम बताओ या ना बताओ, मुझे सब पता है। ग्वान समझ जाती है कि ये सब सुमिन की चाल है। मिनान गुस्से में ग्वान का हाथ कसकर पकड़ लेता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। तभी युगी वहाँ आ जाता है और अपनी जूडो की ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके मिनान को जमीन पर गिरा देता है। युगी उसे मारने लगता है, लेकिन ग्वान उसे रोक देती है और कहती है कि उसे जाने दो। इसके बाद मिनान वहाँ से भाग जाता है। ग्वान फिर युगी से पूछती है कि तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों है और तुम्हें कैसे पता चला कि मिनान यहाँ आने वाला था। युगी उसे समझाने की कोशिश करता है कि मिनान तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। दूर खड़ी सुमिन ये सब देख रही होती है। वो ग्वान और मिनान की लड़ाई देखने आई थी, लेकिन उसकी योजना फिर से फेल हो जाती है। गुस्से में ग्वान युगी से कहती है कि तुम्हें ग्वान जैसी लड़की के लिए अपनी गर्लफ्रेंड हुआन को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसने पहले युगी को हुआन के साथ देखा था। युगी उसे रोककर कहता है कि तुम गलत समझ रही हो और तुरंत हुआन को फोन करता है। उनकी बातचीत से ग्वान को पता चलता है कि हुआन और युगी भाई बहन है। ये जानकर ग्वान को बहुत शर्मिंदगी होती है और वो कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने सब गलत समझ लिया। युगी मुस्कुराकर कहता है कि तुमने सब गलत समझा, लेकिन एक बात सही थी, मुझे सच में तुमसे प्यार है। वो अपने दिल की बात बताते हुए कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, लेकिन ग्वान उसके जवाब में कुछ नहीं कहती। तभी ग्वान कहती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। उसी समय अचानक युगी बेहोश होकर उसके ऊपर गिर जाता है। ग्वान उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती है। जब युगी होश में आता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम बहुत ज्यादा तनाव ले रहे हो और ठीक से खाना नहीं खा रहे हो, इसलिए तुम्हारी कमजोरी बढ़ गई है। युगी को याद आता है कि ग्वान को भी पेट दर्द रहता है। वो डॉक्टर से कहता है कि कृपया इनका चेकअप कर लीजिए, इन्हें भी अक्सर पेट में दर्द रहता है। ये देखकर ग्वान को अच्छा लगता है कि युगी उसकी इतनी चिंता करता है। ग्वान उससे पूछती है कि तुम्हें ये कैसे पता। युगी झूठ बोलते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें ऑफिस में कई बार दवा लेते हुए देखा है। इसके बाद डॉक्टर दोनों के टेस्ट कराने का फैसला करते हैं। जब वे अस्पताल से बाहर आते हैं तो युगी कहता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो बहुत खुश रहोगी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वादा भी कर सकता हूँ। ग्वान सोचती है कि जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, चाहे युगी अच्छा इंसान ही क्यों न हो। वो कहती है कि तुमने मेरे और मिनान के बीच सब कुछ खराब कर दिया, अब मुझे सब ठीक करना पड़ेगा। योगी कहता है कि मिनान तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन मुझे तुम बहुत पसंद हो। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, लेकिन मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम खुद सही फैसला नहीं कर लेती। इसके बाद वो ग्वान के लिए एक कैब बुक करता है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन दोनों ही रास्ते भर एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। दूसरी तरफ मिनान सड़क किनारे उदास बैठा होता है। तभी सुमिन उसे देख लेती है। वो उसके पास जाने से पहले अपना मेकअप ठीक करती है और अपनी शर्ट के बटन थोड़ा खोल देती है ताकि वो मिनान को आकर्षित कर सके। वो ऐसे दिखावा करती है जैसे अभी अभी टैक्सी से उतरी हो और मिनान से पूछती है कि क्या हुआ। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और मिनान उसे किस करने की कोशिश करता है। इसके बाद सुमिन ग्वान की चिंता करने का नाटक करती है ताकि वो मिनान को और प्रभावित कर सके। मिनान उसे उसके घर छोड़ने जाता है और सोचता है कि शायद वो उसे अंदर बुलाएगी, लेकिन सुमिन उसे जाने के लिए कह देती है। उधर युगी और ग्वान दोनों पूरी रात एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं और सुबह तक सो नहीं पाते। अगली सुबह दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर निकलते हैं। ऑफिस पहुंचने से पहले ग्वान को यूनहो का मैसेज आता है, जिसमें वो लिखता है कि मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम्हारे लिए कॉफी भी लाया हूँ। युगी उन्हें साथ देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता। अगली सीन में मिस यांग ग्वान और हुआन से बात कर रही होती है और सोचती है कि आज युगी का मूड थोड़ा खराब क्यों है। इसी दौरान सुमिन और मिनान भी एक एक करके वहाँ आ जाते हैं। मिनान ग्वान को गुस्से से देखता है, लेकिन सुमिन के सामने बिल्कुल सामान्य व्यवहार करता है। ग्वान समझ जाती है कि ये दोनों पिछली रात साथ थे। इसके बाद मिनान सिगरेट पीने के लिए टेरेस पर जाता है। युगी उसे रोकते हुए कहता है कि यहाँ सिगरेट पीना कंपनी के नियमों के खिलाफ है। फिर वो उसे सलाह देता है कि ग्वान से ब्रेकअप कर लो। मिनान गुस्से में कहता है कि कल रात तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहे थे, क्या तुम उसका पीछा कर रहे थे। युगी उसे एक नक्शा दिखाता है और कहता है कि वहाँ हमारी कंपनी का ऑफिस है और मैं काम के सिलसिले में वहाँ गया था। इसके बाद युगी मिनान का हाथ उसी तरह मोड़ देता है जैसे पहले मिनान ने ग्वान का हाथ मोड़ा था, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। फिर वो उसे चेतावनी देता है कि दोबारा ग्वान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश मत करना। मिनान मजबूरी में मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में मिनान ग्वान के पास आता है। ग्वान सोचती है कि वो उससे नाराज होगा, लेकिन मिनान उससे माफी मांगता है और कहता है कि कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ग्वान मन ही मन सोचती है कि शायद उसके मन में कुछ और चल रहा है। शायद वो ये सोच रहा है कि उसे ग्वान जैसी अच्छी पत्नी कहीं नहीं मिलेगी। फिर ग्वान उससे पूछती है कि तुम कल कहाँ थे। मिनान को याद आता है कि वो सुमिन के साथ था और जाते समय सुमिन ने उसके गाल पर किस भी किया था, लेकिन वो ग्वान को ये सब नहीं बताता और कह देता है कि मैं घर चला गया था। अगले सीन में बॉस मिस यांग और ग्वान को लंच के लिए बुलाता है क्योंकि वो प्रपोजल पर चर्चा करना चाहता है। दूसरी तरफ मिनान सुमिन से भी लंच के लिए पूछता है, लेकिन वो मना कर देती है। तब ग्वान मिनान को अपना कार्ड देती है और कहती है कि तुम सुमिन को लंच पर ले जाओ और ये उसके
की तरफ से ट्रीट होगी। ये सुनकर मिनान बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब वो गुआन के पैसों से अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा सकेगा। वैसे भी गुआन चाहती थी कि ये दोनों एक दूसरे के करीब आएं। रेस्टोरेंट में बॉस गुआन को उसके ही प्रोजेक्ट से हटा देता है और कहता है कि अब वो इसका सारा क्रेडिट खुद लेगा। ये सुनकर गुआन को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। मिस यांग बॉस को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि अगर तुमने दखल दिया तो मैं तुम्हें भी इस प्रोजेक्ट से हटा दूंगा। इसलिए मिस यांग चुप रह जाती है। दूसरी तरफ यूगी जब फूड किट वाले प्रपोजल को देखता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि वो जानता है कि ये गुआन का प्रोजेक्ट है और उस पर उसका नाम कहीं भी नहीं है। इसलिए वो गुआन को मैसेज करता है और रात में मिलने के लिए कहता है क्योंकि आज उसे जूडो की क्लास देनी है। जब गुआन वहाँ पहुँचती है तो यूगी उसे अपने दोस्त डोंग से मिलवाता है। डोंग गुआन को देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो उससे पहले भी मिल चुका होता है। इसके बाद यूगी गुआन से कहता है कि डोंग को जमीन पर गिराने की कोशिश करो। शुरुआत में गुआन कुछ भी नहीं कर पाती, तब यूगी उसे सिखाता है कि अपनी पूरी ताकत से खींचो और ऐसे मूव करो। इसके बाद गुआन सीख जाती है और बहुत खुश हो जाती है। फिर यूगी कहता है कि अब मुझे गिराने की कोशिश करो, लेकिन गुआन उसे हिला भी नहीं पाती। यूगी कहता है कि सामने वाली को गिराने के लिए ध्यान लगाना पड़ता है। गुआन फिर से कोशिश करती है लेकिन वो खुद ही गिरने लगती है। उसी समय यूगी उसे पकड़कर बचा लेता है और उसी मौके का फायदा उठाकर गुआन एक ट्रिक से यूगी को जमीन पर गिरा देती है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद दोनों थककर जमीन पर लेट जाते हैं। गुआन को याद आता है कि पहले भी ऐसा ही एक सीन हुआ था जब वो नशे में थी और यूगी के साथ घास पर सो गई थी। अगले सीन में यूगी उसे घर छोड़ने जाता है। रास्ते में वो उसे बहुत हौसला देता है और कहता है कि जैसे आज तुमने मुझे जूडो में गिराया वैसे ही तुम अपनी असली जिंदगी की समस्याओं से लड़ सकती हो। ये सुनकर गुआन फैसला करती है कि अब वो अपना प्रोजेक्ट वापस लेकर रहेगी। वो बॉस के पास जाती है और माफी मांगते हुए कहती है कि मैं फिर से इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहती हूँ और इसमें कुछ नए आइडियाज भी जोड़ना चाहती हूँ। बॉस मान जाता है। मीटिंग में गुआन के सुझाव पर मिस्टर वैंग को प्रमोशन के लिए चुना जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो फ्लाइट में एक होस्टेस के साथ गलत व्यवहार करता है और फोन पर कहता है कि गुआन के बॉस ने अपने कर्मचारी का प्रोजेक्ट अपने नाम से जमा किया है। ये सब वीडियो में रिकॉर्ड हो जाता है और इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। इसके बाद लोग फूड किट खरीदना बंद कर देते हैं और बॉस की सच्चाई सबके सामने आ जाती है कि वो अपने कर्मचारियों के काम का क्रेडिट लेता था। ये देखकर गुआन बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मैंने बॉस को ठीक उसी तरह हरा दिया जैसे जूडो में हराया था। खुशी में गुआन ऑफिस की टेरेस पर जाती है और बीटीएस के गाने सुनने लगती है। तभी यूगी भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब तुम अपना प्रपोजल खुद पेश कर सकती हो। जैसे ही यूगी जाने लगता है गुआन का फोन नीचे गिर जाता है। यूगी उसे उठाकर देखता है और पूछता है कि क्या तुम बीटीएस के गाने सुन रही हो। गुआन कहती है कि मुझे बीटीएस के गाने बहुत पसंद है। यूगी कहता है कि मुझे भी बीटीएस के गाने बहुत पसंद है। गुआन कहती है कि मुझे डायनामाइट गाना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ये कहीं नहीं मिल रहा। यूगी कहता है कि हाँ, मुझे भी ये गाना पसंद है और मुझे स्प्रिंग डे भी पसंद है। ये सुनकर दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये गाने तो भविष्य में रिलीज होने वाले थे, जबकि अभी 2013 चल रहा है। इससे दोनों को समझ आ जाता है कि वे दोनों भविष्य से आए हैं। इसके बाद गुआन उसे सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि 10 साल बाद मुझे कैंसर होगा और सुमिन और मिनहान मिलकर मेरी हत्या कर देंगे। यूगी कहता है कि मैं तुम्हारे अंतिम संस्कार में गया था और वहाँ बहुत सारे लोग पछता रहे थे और दुखी थे। यूनहो भी वहाँ आया था और उसे स्कूल के समय की सारी सच्चाई पता चली। इसके बाद दोनों ठीक से बात करने के लिए यूगी के घर जाते हैं। वहाँ पहुंचकर गुआन उसकी बिल्ली को देखकर कहती है कि यही वो बिल्ली है जिसे मैं पहले खाना खिलाती थी, लेकिन मुझे तब ये पता नहीं था। तभी यूगी को याद आता है कि जब वो गुआन के अंतिम संस्कार से लौट रहा था तब मौसम बहुत खराब था और तेज बारिश हो रही थी। उसकी कार खराब हो गई थी, इसलिए उसे टैक्सी लेनी पड़ी। वो टैक्सी गुआन के पिता चला रहे थे, वही जिन्होंने गुआन को भी अतीत में भेजा था। गुआन के पिता उससे पूछते हैं कि तुम इतने परेशान क्यों हो। यूगी कहता है कि मेरी एक बहुत कीमती चीज मुझसे बहुत दूर चली गई है और अब मैं उसे कभी वापस नहीं पा सकता, जबकि मेरे पास उसे बचाने के कई मौके थे, फिर भी मैं उसे नहीं बचा पाया। ये सुनकर गुआन के पिता उससे वही सवाल पूछते हैं जो उन्होंने गुआन से पूछा था, अगर तुम्हें दूसरा मौका मिले तो क्या तुम उसे बचाओगे। यूगी कहता है कि हाँ, मैं जरूर बचाऊंगा और इस बार अपनी कीमती चीज को मरने नहीं दूंगा। अगले दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो 2013 में पहुंच जाता है, लेकिन वो गुआन को ये नहीं बताता कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो बस इतना कहता है कि मैं सोया हुआ था और जब मेरी आंख खुली तो मैं 2013 में था। इसके बाद वो गुआन से पूछता है कि तुम सुमिन और मिनहान से बचने के लिए क्या करोगी। मुझे लगता है कि तुम्हें ये शहर छोड़ देना चाहिए या उनसे बात करना बंद कर देना चाहिए। तब गुआन उसके हाथ पर बने निशान को दिखाती है और कहती है कि ये निशान मेरे हाथ पर होना चाहिए था, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया, इसीलिए ये तुम्हारे हाथ पर है। इसका मतलब है कि मेरी किस्मत किसी और के पास जा सकती है। वो कहती है कि पहले मिनहान ने मेरी हत्या की थी और वो फिर ऐसा कर सकता है। मुझे बस अपनी किस्मत सुमिन के साथ बदलनी होगी। अगर मेरी किस्मत उसके पास चली गई तो वही सब उसके साथ होगा जो पहले मेरे साथ हुआ था। ये सुनकर यूगी थोड़ा दुखी हो जाता है क्योंकि असल में वो भी अतीत में आने के लिए मर चुका था और अब उसके पास सिर्फ 10 साल ही बचे थे। वो अपनी किस्मत नहीं बदल सकता था। यूगी ये बात गुआन को नहीं बताता और चुपचाप परेशान हो जाता है। अगले सीन में ऑफिस में काफी हलचल हो जाती है क्योंकि मिस्टर ली वहाँ पहुँचते हैं। वो कंपनी के नए बॉस बनने वाले होते हैं। हुआन गुआन को बताती है कि मिस्टर ली ऑफिस आ चुके हैं। ये सुनकर यूगी थोड़ा चिंतित हो जाता है क्योंकि मिस्टर ली उसका सौतेला भाई है। जब यूगी ऑफिस पहुँचता है तो मिस्टर ली उससे कहते हैं कि हम गुआन को फूड किट प्रोजेक्ट में नहीं रखेंगे। इसके लिए एक नई टीम बनाई जाएगी जिसका नेतृत्व मिस यांग करेंगी, क्योंकि मैं किसी को भी निजी फायदा नहीं देना चाहता। ये सुनकर यूगी को गुस्सा आता है, लेकिन वो चुप रहता है क्योंकि उसे लगता है कि मिस्टर ली सही और गलत का फर्क अच्छी तरह समझते हैं। इसके बाद यूगी सबके सामने घोषणा करता है कि मैं फूड किट प्रोजेक्ट से हट रहा हूँ। अब इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व मिस यांग करेंगी और मिनान तथा सुमिन उनकी मदद करेंगे। ये सुनकर गुआन हैरान रह जाती है। बाद में वो
युगी से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। युगी कहता है कि ये सुमिन और मिनान को एक दूसरे के करीब लाने का अच्छा मौका है। ये सुनकर ग्वान चुप हो जाती है। ग्वान ऑफिस में जाती है और देखती है कि सभी लोग शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों शेयर की कीमतें बहुत बढ़ रही थी। ये वही शेयर थे जिनमें ग्वान ने निवेश किया था। वो अपना कंप्यूटर खोलकर चेक करती है और देखती है कि उसकी शेयरों की कीमत 2 गुनी हो चुकी है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। ग्वान वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सुमिन उसका कंप्यूटर चेक करती है और ये देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि ग्वान ने उसे या मिन्नान को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। सुमिन भी वही शेयर खरीद लेती है। दूसरी तरफ मिन्नान ग्वान से बहुत अच्छे से बात करता है, लेकिन उसका असली मकसद सिर्फ उससे पैसे लेना होता है। वो कहता है कि चलो आज डिनर पर चलते हैं। ग्वान मना कर देती है और कहती है कि मैंने इस पैसे से इंश्योरेंस करवा ली है। ये सुनकर मिन्नान गुस्से में कहता है कि अब तुम्हें अपने शेयर बेचने पड़ेंगे। ग्वान साफ मना कर देती है, क्योंकि वो चाहती थी कि मिन्नान को आगे चलकर भारी नुकसान हो, क्योंकि वो कंपनी भविष्य में बंद होने वाली थी। इसके बाद ग्वान कहती है कि चलो हम तीनों पिकनिक पर चलते हैं, सुमिन, मिन्नान और मैं, और सारे खर्चे मैं उठाऊंगी। ये सुनकर मिन्नान बहुत खुश हो जाता है। तीनों पिकनिक पर जाते हैं। वहाँ मिन्नान सिर्फ सुमिन का ही ख्याल रखता है। ये देखकर ग्वान खुश होती है, क्योंकि वो चाहती थी कि वे दोनों एक दूसरे के करीब आएं। तीनों घास पर लेट जाते हैं। सुमिन कहती है कि हम एक परिवार की तरह हैं। ये सुनकर ग्वान सोचती है कि यही दोस्त भविष्य में मेरी हत्या करेगी। तभी ग्वान को युनहो का फोन आता है और वो वहाँ से चली जाती है। असल में ग्वान ने पहले ही युनहो को मिस्ड कॉल दी थी, ताकि बाद में वो उसे कॉल करे और उसे जाने का बहाना मिल जाए। अगले सीन में युनो ग्वान के ऑफिस के बाहर एक सुंदर फूलों का गुलदस्ता लेकर उसका इंतजार कर रहा होता है। युगी ये सब देख लेता है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसके बाद ग्वान युगी से कहती है कि आज मैंने सुमिन और मिनान को एक साथ डेट पर भेज दिया। युगी कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी किसी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। अगले दिन ऑफिस में एक वर्कशॉप आयोजित की जाती है, जिसे हुआन ने आयोजित किया होता है। वो सबको बताती है कि आज इस वर्कशॉप में एक ट्रेजर हंट गेम होगा। जो टीम सबसे पहले जीत जाएगी उसे ट्रैवल वैन में रहने का मौका मिलेगा, और जो आखिरी आएगी उसे सिर्फ स्लीपिंग बैग मिलेगा। इसके बाद सभी लोग अपनी अपनी टीम बनाने लगते हैं। ग्वान और सुमिन हुआन की बात सुनते हैं। हुआन बता रही होती है कि लाल झंडा पानी के बीच में रखा है। ये सुनकर सुमिन ग्वान से कहती है कि मैं पहला इनाम जीतूंगी। ये सुनकर ग्वान को याद आता है कि पहले भी ऐसा ही हुआ था। उस समय मिनान को आखिरी झंडा मिला था और सुमिन को बॉस की मदद से पहला झंडा मिला था। इसलिए सुमिन ट्रैवल वैन में रही थी और मिनान को टेंट में सोना पड़ा था। लेकिन अब बॉस बदल चुका था, इसलिए इस बार सुमिन को पहला झंडा नहीं मिलने वाला था। ग्वान मिनान के पास जाती है और अपने हाथ में चोट लगने का नाटक करती है। वो कहती है कि तुम ही झंडा ले आओ। मिनान मान जाता है। दूसरी तरफ युगी ग्वान के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन ग्वान मना कर देती है। वो कहती है कि मैं सुमिन जैसी नहीं बनना चाहती, मैं अपनी मेहनत से जीतना चाहती हूँ। वो आगे कहती है कि मेरे लिए इतना परेशान मत हो, जिंदगी ने तुम्हें भी दूसरा मौका दिया है, इसलिए अपनी जिंदगी को खुलकर जियो। ये कहकर युगी उसके बहुत करीब आता है, अपनी शर्ट के बटन खोलता है और उसे अपने शरीर पर बना दिल के आकार का निशान दिखाता है। वो ग्वान से कहता है कि मुझे ये दूसरा मौका तुम्हारे पिता ने दिया था, ताकि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। ये देखकर ग्वान भावुक हो जाती है और कहती है कि मैं अब सब कुछ तुम्हारे साथ साझा करूंगी, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत खास हो, लेकिन फिर भी मैं अपना भविष्य अपनी मेहनत से बदलना चाहती हूँ। युगी उसकी बात मान जाता है। इसके बाद ग्वान उस झंडे को लेने के लिए पानी में कूद जाती है, जो बीच में रखा था। दूसरी तरफ युगी को हुआन से पता चलता है कि पानी बहुत गहरा है। वो तुरंत ग्वान की तरफ भागता है और देखता है कि वो डूब रही है। युगी उसे बचा लेता है और उसे डांटते हुए कहता है कि क्या तुम बच्ची हो जो अकेले पानी में चली गई? तुम मुझे मदद के लिए बुला सकती थी। ग्वान कहती है कि मुझे अपनी जिंदगी को संभालने के लिए खुद मेहनत करनी होगी। दूसरी तरफ सुमिन और मिनान झंडा लेने जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई झंडा नहीं मिलता। उसी समय गुआन आराम से हुआन और मिसयांग के साथ बैठी होती है और उसके हाथ में पहला झंडा होता है। गुआन उनसे पूछती है कि अगर कोई अपनी इच्छा तुम्हें बताए तो उसका क्या मतलब होता है। हुआन और मिसयांग सोचती हैं कि वो शायद मिनान के बारे में बात कर रही है। गुआन को याद आता है कि पहले मिनान ने उसे पूरी रात सोने नहीं दिया था और उसके टेंट में आ गया था। गुआन सोचती है कि अब मुझे सुमिन को टेंट में भेजना होगा, ताकि उस रात जो मेरे साथ हुआ था वही उसके साथ हो। इसके बाद गुआन बाहर जाती है और युगी से मिलती है। वो उससे कहती है कि मुझे पानी में डूबने से डर नहीं लग रहा था, मुझे सिर्फ इस बात का डर था कि कहीं मेरा दूसरा मौका ऐसे ही खत्म न हो जाए। इसके बाद वो सुमिन को ढूंढने लगती है ताकि उससे झंडा नंबर 4 ले सके। सुमिन एक लड़की से झंडा छीन लेती है, लेकिन तभी उसकी नजर गुआन पर पड़ती है। गुआन के हाथ में पहला झंडा होता है। सुमिन उसे धक्का देकर झंडा छीनने की कोशिश करती है, लेकिन गुआन उसे नहीं देती। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़े के दौरान सुमिन को चोट लग जाती है और गुआन को ये देखकर बुरा लगता है। वो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सुमिन अचानक गायब हो जाती है। फिर पीछे से आकर वो गुआन को धक्का देती है और उससे झंडा छीन लेती है। अगले सीन में जैसे ही हुआन पहले झंडे वाले व्यक्ति को बुलाती है, गुआन आगे आ जाती है। यहाँ एक पुराना सीन दिखाया जाता है जिसमें सुमिन ने गुआन को धक्का देकर झंडा छीन लिया था और कहा था कि तुम्हें वैन की क्या जरूरत है, तुम टेंट में सो सकती हो। लेकिन इस बार गुआन उठती है और अपने जूडो स्किल्स का इस्तेमाल करके सुमिन को पलट देती है और अपना झंडा वापस ले लेती है। अगले सीन में गुआन अपने हाथ धोने जाती है और वहीं सुमिन भी आ जाती है। सुमिन गुस्से में गुआन पर पानी फेंक देती है और कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। गुआन जवाब देती है कि अब मुझे तुम पसंद नहीं हो, क्योंकि तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती हो। वो आगे कहती है कि वैसे भी मैं मिन्हान से शादी करने वाली हूँ और अपना परिवार शुरू करने वाली हूँ, इसलिए अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है।
ग्वान ये सब जानबूझकर कहती है ताकि सुमिन को गुस्सा आए और वो मिनहान को उससे छीनने की कोशिश करे। ये सुनकर सुमिन बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ग्वान युगी के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है, क्योंकि ये सब करने के बाद उसे थोड़ा बुरा लग रहा होता है। युगी उसे समझाता है कि तुमने बिल्कुल सही किया है, अब सुमिन को पता चल गया है कि तुम ये सब मिनान की वजह से कर रही हो, इसलिए वो तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए जरूर मिनान को तुमसे छीनने की कोशिश करेगी। और ठीक वैसा ही होता है। सुमिन किसी तरह मिनान को अपने टेंट में बुला लेती है और बहुत ज्यादा नशे में होने का नाटक करती है। वो मिनान की आंखों में देखती है और मिनान समझ जाता है कि वो क्या चाहती है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दूर खड़ी गुआन ये सब देख रही होती है। ये सब उसी की योजना थी, लेकिन फिर भी ये देखकर उसका दिल दुखता है और वो भावुक हो जाती है। तभी युगी वहाँ आता है और अपने हाथों से गुआन की आंखें ढक देता है और उसे वहाँ से दूर ले जाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारे सामने अभी एक बड़ी लड़ाई है, इसलिए तुम अभी कमजोर नहीं पड़ सकती। गुआन को थोड़ा सुकून महसूस होता है, क्योंकि युगी का हाथ पकड़कर उसे सुरक्षित महसूस होता है। गुआन कहती है कि जब मैं 2013 में आई थी तब सब कुछ ठीक नहीं था, मैं बहुत डरी हुई और अकेली थी, लेकिन फिर तुम आए और मेरे सारे डर खत्म हो गए। युगी भी कहता है कि पहले मेरी जिंदगी बहुत उबाऊ थी, लेकिन जब से मुझे दूसरा मौका मिला है मैंने जिंदगी को खुलकर जीना सीख लिया है। अगली सुबह गुआन अपनी वैन से बाहर रहती है, तभी मिनान उससे मिलने आता है। गुआन कहती है कि मैं कल रात तुम्हें ढूंढने आई थी, लेकिन तुम अपने टेंट में नहीं थे। मिनान झूठ बोलता है और कहता है कि शायद मैं वॉशरूम गया था। गुआन मन ही मन हंसती है, क्योंकि उसे सच्चाई पहले से पता होती है। अगले सीन में मिनान को सुमिन के साथ जाना पड़ता है, क्योंकि वे दोनों एक ही टीम में होते हैं। जाते समय सुमिन गुआन को एक चिट्ठी देती है। गुआन वो चिट्ठी युगी के साथ पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि मैं अभी भी तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और मैं तुम्हारे बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकती। ये पढ़कर गुआन हंसने लगती है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये सब सुमिन की चाल है। वो बस गुआन का भरोसा वापस जीतने की कोशिश कर रही है। अगले सीन में मिनान और सुमिन एक फूड स्टॉल संभाल रहे होते हैं। सुमिन बार बार बहाने बनाकर मिनान को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है। वो उसे फूड एलर्जी वाला बोर्ड लेने के बहाने बेसमेंट में ले जाती है। वहाँ दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी ऊपर से शोर सुनाई देता है। पता चलता है कि किसी ने उनके फूड स्टॉल से कुछ खा लिया था, जिससे उसे एलर्जी हो गई। वे लोग एलर्जी का बोर्ड लगाना भूल गए थे, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे में व्यस्त थे। इसके बाद वे उस व्यक्ति को जल्दी से अस्पताल लेकर जाते हैं। अगली सुबह टीवी पर खबर आती है कि एक कंपनी घोटाले की वजह से बंद हो गई है। ये वही कंपनी थी जिसके शेयर मिनान ने खरीदे थे। ये देखकर गुआन बहुत खुश होती है, क्योंकि उसकी योजना सफल हो गई थी। दूसरी तरफ मिनान गुआन के पास आता है और कहता है कि जिस कंपनी में मैंने निवेश किया था वो बंद हो गई है। मैंने कई निजी कर्ज भी ले रखे थे, अब मैं क्या करूं? इसके बाद मिनान सुमिन से अकेले मिलता है और कहता है कि अगर मैं तुमसे पहले मिला होता तो मैं तुमसे शादी कर लेता, लेकिन अब हमारी स्थिति बहुत उलझी हुई है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये कहकर वो सुमिन को छोड़कर चला जाता है, लेकिन सुमिन फिर भी उससे कहती है कि जब भी तुम चाहो तुम मेरे पास वापस आ सकते हो। इसके बाद मिनान गुआन से एक रेस्टोरेंट में मिलता है और अपने पैसे बचाने के लिए उससे शादी का प्रस्ताव रखता है। वो कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं हमारे भविष्य के लिए अपने माता पिता के पैसे भी ले आऊंगा। लेकिन गुआन जानती थी कि मिनान ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो पूरी तरह कंगाल हो चुका है। गुआन उसे कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो युगी से मिलती है और उसे सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि अब हमें अपनी योजना को जल्दी पूरा करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे मिनान से शादी करनी पड़ेगी और मैं अपनी किस्मत नहीं बदल पाऊंगी। इसके बाद गुआन युगी के घर जाती है ताकि उसकी बिल्ली के साथ खेल सके। युगी उसे अपने घर का पासवर्ड भी दे देता है और कहता है कि तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। फिर गुआन कहती है कि मेरे जन्मदिन पर मिनान फिर से मुझे प्रपोज करेगा। पिछली बार भी उसने ऐसा ही किया था और उसका प्रपोजल बहुत खराब था। उसने मैरी शब्द भी गलत लिख दिया था। ये सुनकर युगी सोच में पड़ जाता है। जल्दी ही गुआन का जन्मदिन आ जाता है। उस दिन मिनान उसे बहुत ही शानदार तरीके से प्रपोज करता है। गुआन बहुत खुश होती है क्योंकि उसका जन्मदिन बहुत खास बन गया था। असल में ये सब युगी की योजना थी। वो चाहता था कि सुमिन देखे कि मिनान ने गुआन को कितने शानदार तरीके से प्रपोज किया है। ये देखकर सुमिन बहुत जलन महसूस करती है और सोचती है कि अब मैं गुआन और मिनान को जरूर अलग कर दूंगी। इसके बाद सुमिन गुआन को अकेले मिलने के लिए बुलाती है। वो कहती है कि मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो गुआन से माफी मांगती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन गुआन अपना हाथ खींच लेती है और कहती है कि अब मैं तुमसे दोस्ती नहीं रखना चाहती। तभी अचानक सुमिन कहती है कि मुझे तैरना नहीं आता और वो पानी में कूद जाती है। गुआन उसे बचाने के लिए तुरंत पानी में कूद जाती है, लेकिन असल में सुमिन को तैरना आता था। उसने गुआन से झूठ बोला था। पानी में वो गुआन को पकड़ लेती है और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान होती है। उसी समय युगी वहाँ पहुँच जाता है और दोनों को पानी से बाहर निकालकर बचा लेता है। घर पर युगी और मिनान दोनों ही गुआन की चिंता कर रहे होते हैं। मिनान कहता है कि तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, लेकिन गुआन कहती है कि मैं यहीं ठीक हूँ। इसके बाद मिनान अपने कमरे में जाता है और देखता है कि वहाँ सुमिन पहले से ही उसके बिस्तर पर बैठी है। उसे देखकर मिनान डर जाता है और कहता है कि यहाँ से चली जाओ। उसे डर होता है कि कहीं गुआन उन्हें साथ में न देख ले, लेकिन सुमिन उसे फुसलाने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं हमेशा तुम्हें खुश करती हूँ, आज तुम्हारी बारी है। ये सुनकर मिनान उसके झांसे में आ जाता है। दूसरी तरफ युगी और गुआन साथ बैठे होते हैं। गुआन युगी से कहती है कि जब हम पानी में थे तो सुमिन ने मुझे बहुत डरावनी मुस्कान के साथ पकड़ लिया था। मैं बहुत डर गई थी। मैंने पहले कभी उसका ऐसा रूप नहीं देखा था। ये सुनकर युगी भी थोड़ा चिंतित हो जाता है। तभी हुआन नींद में पानी पीने के लिए वहाँ आती है। युगी और गुआन जल्दी से एक खंबे के
के पीछे छिप जाते हैं और इस दौरान वे दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। इसके बाद यूगी ग्वान को समुद्र किनारे ले जाता है। वहाँ भी दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और ग्वान का जन्मदिन मनाते हैं। अगले दिन ग्वान ऑफिस जाती है। उसकी उंगली में अंगूठी देखकर सभी लोग मिनान की तारीफ करने लगते हैं। सबको लगता है कि मिनान ने बहुत अच्छा प्रपोजल दिया है। थोड़ी देर बाद ग्वान और युगी लिफ्ट में मिलते हैं और दोनों बहुत करीब खड़े होते हैं। इसके बाद वे दोनों टेरेस पर चले जाते हैं। वहाँ युगी ग्वान से पूछता है कि अगर तुम मिनान से ब्रेकअप करना चाहती हो तो फिर सबको इस प्रपोजल के बारे में क्यों बता रही हो। ग्वान कहती है कि मैं पहले मिनान की सच्चाई सबके सामने लाऊंगी और फिर उससे ब्रेकअप करूंगी। वो युगी से कहती है कि उस समय तुम्हारा वहाँ होना बहुत जरूरी है। युगी जवाब देता है कि मुझे जापान की एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है, इसलिए मैं वहाँ मौजूद नहीं रह पाऊंगा। तुम्हें ये सब अकेले ही संभालना होगा। कुछ समय बाद मिस यांग और हुआन मिनान से कहते हैं कि अब तुम्हें एक फैमिली डिनर प्लान करना चाहिए और ग्वान को अपने परिवार से मिलवाना चाहिए। तभी ग्वान वहाँ आती है और कहती है कि हाँ, इस बार मेरी उम्मीदें बहुत ज्यादा है क्योंकि मिनान ने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि वो डिनर में क्या करेगा। वो ये भी कहती है कि हम शॉपिंग के लिए भी जाएंगे। हुआन मजाक में कहती है कि इस बार सारी शॉपिंग का बिल मिनान को देना होगा। ये सुनकर मिनान का चेहरा देखने लायक हो जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसे बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगले दिन सुमिन ग्वान के घर एक बर्थडे गिफ्ट लेकर आती है। वो वही हील्स होती हैं जो पहले ग्वान ने उसे गिफ्ट की थी। सुमिन कहती है कि तुम मेरे साथ कुकिंग क्लास ज्वाइन करो। वो कहती है कि मैं सारे खर्चे दूंगी क्योंकि तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम्हें खाना बनाना सीखना चाहिए। ग्वान को याद आता है कि पहले भी सुमिन ने उसे कुकिंग क्लास के बारे में पूछा था, लेकिन तब वो नहीं गई थी और उसे कभी पता नहीं चला कि सुमिन की असली योजना क्या थी। इस बार ग्वान तय करती है कि वो कुकिंग क्लास जरूर जाएगी। अगले दिन दोनों तैयार होकर कुकिंग क्लास में जाती हैं। वहाँ मिनान की माँ भी मौजूद होती है। उन्हें देखकर ग्वान तुरंत समझ जाती है कि सुमिन की पूरी योजना क्या है। ग्वान को बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता, जबकि सुमिन को अच्छी तरह आता है। ग्वान मन ही मन सोचती है कि सुमिन एक ऐसी औरत को खुश करने की कोशिश कर रही है जो कभी खुश नहीं हो सकती। कुकिंग क्लास में सुमिन खुद को बहुत एक्सपर्ट दिखाने की कोशिश करती है ताकि मिनान की माँ उस पर अच्छा प्रभाव ले। इसके बाद ग्वान जानबूझकर ऐसा दिखावा करती है जैसे उसे बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता। वो मिनान की माँ से कहती है कि आप बहुत रूखी हैं। ग्वान चाहती थी कि मिनान की माँ उसे बिल्कुल पसंद न करे, लेकिन जब सब लोग खाना बनाकर तैयार करते हैं और शेफ आकर टेस्ट करते हैं तो उन्हें ग्वान का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आता है। ये देखकर मिनान की माँ बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि ग्वान का खाना वास्तव में बहुत स्वादिष्ट होता है। ग्वान सोचती है कि शादी से पहले मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन शादी के बाद मिनान की माँ ने डराकर मुझे खाना बनाना सिखा दिया था और वही सीख आज मेरे काम आ गई। इस तरह सुमिन की योजना फिर से फेल हो जाती है। वो ग्वान से पूछती है कि तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता था, फिर तुमने ये कैसे बना लिया। ग्वान जवाब देती है कि मुझे सच में खाना बनाना नहीं आता। ये रेसिपी मुझे मेरे पिताजी ने सिखाई थी और यही एक डिश है जो मैं बना सकती हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। उसी समय मिनान वहाँ आ जाता है। उसे सुमिन को वहाँ देखकर बहुत हैरानी होती है क्योंकि उसने सुमिन से झूठ बोला था कि वो मीटिंग के लिए जा रहा है, जबकि असल में वो ग्वान को शॉपिंग के लिए ले जाने वाला था। सुमिन भी ये सुनकर चौंक जाती है। वो ग्वान का हाथ कसकर पकड़ लेती है और कहती है कि तुमने मुझे पानी में डूबने से बचाया था, इसलिए मैं तुम्हें बाद में ट्रीट दूंगी। ग्वान उसकी बात समझ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करती हूँ। इसके बाद ग्वान मिनान के साथ बहुत महंगी शॉपिंग करती है। उसे मिनान के पैसों की बिल्कुल चिंता नहीं होती क्योंकि वो जानती है कि भविष्य में मिनान वैसे भी अपने सारे पैसे सुमिन पर खर्च करने वाला है। शॉपिंग खत्म होने के बाद मिनान उससे पूछता है कि फैमिली डिनर कहाँ करेंगे। उसी समय ग्वान को युनहो का फोन आता है जिसका रेस्टोरेंट मिनहान अच्छी तरह जानता था। मिनहान तुरंत ग्वान का फोन छीन लेता है और खुद युनहो से बात करता है। वो कहता है कि ग्वान और मैं जल्दी शादी करने वाले हैं और हम अपना फैमिली डिनर तुम्हारे रेस्टोरेंट में रखेंगे, इसलिए इसे खास बनाना और हमें अच्छा डिस्काउंट भी देना। ये सुनकर युनहो हैरान रह जाता है। इसके बाद ग्वान उसे वापस फोन करती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी मत करना, लेकिन युनहो मुस्कुराकर कहता है कि तुम मेरा पहला प्यार हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ खास करूंगा। इसके बाद योगी को दिखाया जाता है जो जापान से लौटकर सीधे अपने दादाजी से मिलने जाता है। उसके दादाजी उसे भावनात्मक तरीके से दबाव डालते हुए कहते हैं कि अब जल्दी शादी कर लो। योगी मुस्कुराकर जवाब देता है कि आप अभी और 10 साल तक जीने वाले हैं, लेकिन जब उसे याद आता है कि उसके एक्सीडेंट के बाद उसके दादाजी कितने दुखी थे तो वो उन्हें गले लगा लेता है। दूसरी तरफ युनहो खुद फैमिली डिनर की सारी तैयारी करता है। जब मिनान रेस्टोरेंट पहुंचता है तो ग्वान अभी तक वहां नहीं आई होती। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो ग्वान को फोन करता है। ग्वान कहती है कि मैं टैक्सी में हूँ और रास्ते में हूँ। थोड़ी देर बाद मिनान के माता पिता भी रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं और ग्वान के बारे में पूछते हैं। मिनान झूठ बोलते हुए कहता है कि ग्वान वॉशरूम गई है। तभी ग्वान वहाँ आती है और उसकी एंट्री होती है। उसने एक बहुत बोल्ड काली ड्रेस पहनी होती है और वो बहुत सुंदर लग रही होती है, लेकिन उसका पहनावा मिनान के माता पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि उन्हें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो इतने बोल्ड कपड़े पहने। ग्वान उनसे उसी अंदाज में बात करती है जैसे उन्होंने पहले कुकिंग क्लास में उसके बारे में बात की थी। कुकिंग क्लास में मिनान की माँ ने कहा था कि पता नहीं कौन सा बदकिस्मत लड़का इससे शादी करेगा, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि मिनान ग्वान को बहुत पसंद करता है और वो उसे कल शॉपिंग पर भी लेकर गया था तो वो अपना रवैया थोड़ा बदल लेती है। हालांकि उन्हें ग्वान अब भी पसंद नहीं होती, फिर भी वो कहती है कि मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर ग्वान उन शर्तों को मान ले तो मैं उसे
अपनी बहू बना लूंगी। वो कहती है कि तुम्हें घर के सारे काम करने होंगे और खाना बनाना भी सीखना होगा। ग्वान तुरंत मान जाती है और कहती है कि मैं ये सब कर लूंगी। लेकिन जब ग्वान अपनी नौकरी छोड़ने की बात करती है तो मिनान और उसकी माँ के चेहरे देखने लायक हो जाते हैं। ग्वान कहती है कि अगर मुझे ये सब काम करना होगा तो मैं अपनी नौकरी नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर मिनान की माँ कहती है कि तुम्हारे पिता बहुत बदकिस्मत थे कि उनके घर बेटी पैदा हुई, बेटा नहीं, क्योंकि असली सहारा तो बेटा ही बन सकता है। ये सुनकर ग्वान बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो अपने पिता के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो जोर से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता के बारे में ऐसा बोलने की, और ये कहकर वो वहाँ से बाहर चली जाती है और कहती है कि मुझे ये शादी नहीं करनी। मिनान उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन ग्वान उसकी बात नहीं सुनती। मिनान उसके पीछे जाता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो। ग्वान साफ कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। यूनहो भी ये सब सुन लेता है। मिनान फिर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन ग्वान को युगी द्वारा सिखाया गया जूडो का मूव याद आता है। वो मिनान को पकड़कर पूरी ताकत से जमीन पर गिरा देती है। ये देखकर मिनान की माँ और यूनहो दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं, लेकिन ग्वान के चेहरे पर खुशी होती है क्योंकि ये सब करने के बाद उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। अगले सीन में मिनान अपने घर पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी उसकी माँ पीछे से आकर उसे मारती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम ही उस बदतमीज लड़की को हमारे घर लेकर आए थे। इसी गुस्से में मिनान ग्वान के घर पहुंच जाता है और दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है। दूसरी तरफ जब ग्वान दरवाजा खोलती है तो सामने हुआन और युगी खड़े होते हैं। असल में ग्वान अपने घर बदलकर उसी बिल्डिंग में आ गई थी जहाँ युगी भी रहता था। उधर मिनान के सामने वाले घर का दरवाजा एक बॉडी बिल्डर खोलता है और गुस्से में पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुनकर मिनान घबरा जाता है और पसीना पसीना हो जाता है। तभी उसे समझ आता है कि ग्वान यहाँ से शिफ्ट हो चुकी है। वो हैरान होकर सोचता है कि उसने बिना मुझे बताए ऐसे कैसे कर लिया। उधर युगी ग्वान की मदद कर रहा होता है और उसकी किताबें बुक शेल्फ में लगा रहा होता है। इस दौरान दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। ये सब हुआन देख लेती है। बाद में लिफ्ट में हुआन युगी से पूछती है कि क्या तुम्हें सच में कोई पसंद है जो मेरे बहुत करीब है। युगी उसे चुप रहने को कहता है और जाते समय बस इतना कहता है कि ग्वान बहुत अच्छी लड़की है और मैं सिर्फ उसकी मदद करना चाहता हूँ। इसके बाद मिनान गुस्से में ऑफिस पहुंचता है। थोड़ी देर बाद ग्वान भी ऑफिस आती है। जैसे ही मिनान उसके पास आता है ग्वान उसे जोर से एक थप्पड़ मारती है और फिर दूसरा थप्पड़ भी मार देती है। जब मिनान गुस्से में ग्वान को मारने की कोशिश करता है तो उसी समय युगी आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। मिनान चिल्लाकर कहता है कि जब उसने मुझे मारा तब तुमने कुछ नहीं कहा और अब जब मैं उसे मारने वाला था तो तुम बीच में आ गए, ये कितना गलत है। इस पर ग्वान कहती है कि तुम किसी और लड़की के साथ मुझे धोखा दे रहे हो, क्या वो गलत नहीं है। फिर वो एक पैंटी निकालकर मिनान के सिर पर रख देती है और कहती है कि ये मुझे तुम्हारी कार में मिली थी, क्या तुम इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे। ये सुनकर मिनान गुस्से में पूछता है कि तुम मेरी कार में क्यों गई थी। तभी उसे याद आता है कि एक दिन पहले वो और सुमिन उसी कार में एक दूसरे के करीब आए थे जब वो ग्वान से मिलने जा रहा था। ये सब कहने के बाद ग्वान अपनी उंगली की अंगूठी निकालती है, उसे जमीन पर फेंक देती है और तोड़ देती है। अंदर से उसे बहुत राहत महसूस होती है। दूसरी तरफ मिनान बहुत गुस्से में बैठा होता है। तभी सुमिन वहाँ आती है। मिनान उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और पागलों की तरह उस पर चिल्लाने लगता है। पास खड़ा युगी ये सब देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। अगले सीन में सुमिन फिर से मिनान को मनाने की कोशिश करती है और उसे अपने करीब लाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि लोग शादी के बाद भी तलाक ले लेते हैं, हमारा तो अभी सिर्फ रिश्ता था, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन मिनान उसे दूर धक्का दे देता है और कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। ग्वान एक बहुत अच्छे विश्वविद्यालय से पढ़ी है, उसके पास अच्छी नौकरी है, अच्छी पोजीशन है और वो पैसे भी अच्छी तरह बचाती है। तुम्हारे पास क्या है, बस तुम्हारी खूबसूरती। हमारे बीच जो हुआ वो सिर्फ एक मजाक था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसी समय मिस्टर किम ये सब सुन लेते हैं और हैरान रह जाते हैं। वो गुस्से में कहते हैं कि तो ये सब सच था। वो गुस्से में मिनान को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ शोर हो जाता है और ऑफिस के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सबको पता चल जाता है कि मिनान और सुमिन का अफेयर चल रहा था और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सुमिन ही है। इसके बाद लोगों को फूड किट प्रोजेक्ट वाले दिन की घटना भी याद आती है और ये भी पता चलता है कि उस दिन भी मिनान और सुमिन साथ में गायब थे। इस सब के बाद ऑफिस में सुमिन की बदनामी बहुत ज्यादा हो जाती है। वो अपने बचाव में कुछ भी नहीं कह पाती। ऑफिस में होने वाली इन सभी बातों और गॉसिप की वजह से मिनान भी बहुत परेशान हो जाता है। अगले सीन में ग्वान मिस यांग से पूछती है कि क्या आपने ही मेरा नाम प्रमोशन के लिए सुझाया था। मिस यांग मुस्कुराकर कहती है कि हाँ, क्योंकि तुम इस प्रमोशन की हकदार हो। ग्वान कहती है कि लेकिन आप मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं, आपको ही ये प्रमोशन मिलना चाहिए, मुझे आपके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। तभी हुआन वहाँ आती है और ग्वान का मिस यांग से कहती है कि आप दोनों मेरे साथ चलिए। इसके बाद वे लोग वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि वही ग्राहक ऑफिस में आया हुआ है जिसे फूड किट खाने से एलर्जी हो गई थी। वो आदमी और उसकी पत्नी बार बार पूछ रहे होते हैं कि ग्वान कहाँ है। जैसे ही ग्वान उनके सामने आती है, उस आदमी की पत्नी उसे जोर से थप्पड़ मार देती है और गुस्से में कहती है कि क्या तुम्हें लगता है हम मुफ्त में खाना खाने आए थे और ये एलर्जी कोई मजाक है। मेरे पति की तो जान जाते जाते बची। वो ग्वान को एक चिट्ठी दिखाती है और कहती है कि ये तुमने लिखी है, जिसमें लिखा है कि फूड किट वाली घटना हमारी गलती नहीं थी, बल्कि एक जोड़ा मुफ्त खाना खाने आया था, बोर्ड पर लगा एलर्जी का साइन नहीं देखा और बाद में हमें ही दोष देने लगा। ग्वान वो चिट्ठी पढ़ती है और कहती है कि लिखावट तो मेरी है, लेकिन ये मैंने नहीं लिखी और मुझे पता है कि ये किसने लिखा है। उसी समय सुमिन अपने सामान के साथ चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ग्वान उसे पकड़ लेती है और उस महिला के सामने धकेलते हुए कहती है कि जिसने गलती की है वही माफी मांगेगा। फिर वो सुमिन का फोन सबके सामने दिखाती है और कहती है कि यही वो फोन है जिससे ये चिट्ठी पोस्ट की गई थी। वो महिला कहती है कि ये वही लड़की
लड़की है जो उस दिन मिनान के साथ थी और जिसने बाद में हमसे माफी भी मांगी थी। अब सुमिन के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो सबके सामने माफी मांगते हुए कहती है कि उस दिन मुझसे गलती हो गई थी, इसलिए मैंने वो चिट्ठी पोस्ट कर दी थी। ये सब सुनकर ऑफिस के लोगों को समझ आ जाता है कि सुमिन कितनी चालाक और बुरी है। दूसरी तरफ एक सीन में मिनहान नशे में बैठा अपनी हालत पर हंस रहा होता है। वो कहता है कि ग्वान मेरे हाथ से निकल गई, सुमिन प्रेग्नेंट है और मेरे ऊपर बहुत सारे कर्ज भी हैं। इतना कहने के बाद वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। तभी दो आदमी आते हैं और उसे उठाकर पैसे की मांग करने लगते हैं। मिनहान कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता के पास है, मैं उनसे लेकर तुम्हें दे दूंगा। असल में वे दोनों आदमी युगी के दोस्त होते हैं। इसके बाद मिनहान अपने माता पिता के पास जाता है और अपनी माँ से कहता है कि मुझे घर के लिए पैसे चाहिए। उसकी माँ कहती है कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अगले सीन में सुमिन चुपचाप बैठी होती है। तभी मिनहान वहाँ आता है। सुमिन उससे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने तो कहा था कि मेरे पास मेरी खूबसूरती के अलावा कुछ भी नहीं है। तब मिनहान माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो, अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इतना कहकर वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। दूसरी तरफ मिस्टर ली दादाजी को सच्चाई बताते हैं कि ग्वान की कोई गलती नहीं थी। ऑफिस में जो भी हंगामा हुआ वो सब मिनान और सुमिन की वजह से हुआ था। यहाँ तक कि फूड किट का आइडिया भी असल में ग्वान का ही था। ये सुनकर दादाजी ग्वान को मिलने के लिए बुलाते हैं। ग्वान उनसे मिलती है और उसे दादाजी बहुत अच्छे लगते हैं। तभी वहाँ युगी भी आ जाता है और ग्वान को दादाजी के साथ देखकर हैरान हो जाता है। बाद में ग्वान और युगी बाहर बात करते हैं। ग्वान कहती है कि दादाजी के साथ मेरी मुलाकात बहुत अच्छी रही। युगी उससे पूछता है कि तो अब मिनान और सुमिन की शादी होने वाली है। इसके बाद युगी ग्वान को शूटिंग सिखाने लगता है। जब वो उसे सिखा रहा होता है तो वो उसके बहुत करीब आ जाता है। उस समय युगी सोचता है कि इस जिंदगी में भी मैं अपने दिल की बात ठीक से कह नहीं पा रहा हूँ। मेरे मन की भावनाएं उस गोली की तरह है जो बंदूक से निकल चुकी है, अब उन्हें छिपाया नहीं जा सकता। ग्वान भी उसके इतना करीब आने से बहुत खुश दिखाई देती है। अगले सीन में ग्वान युनहो के साथ बाहर जाती है। युगी उन्हें साथ देखकर बहुत जलन महसूस करता है और बैठकर पूरा एक टब आइसक्रीम खाने लगता है। ग्वान उसे देखकर पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे भी आइसक्रीम चाहिए। युगी गुस्से में आइसक्रीम के टब को 2 हिस्सों में तोड़ देता है और आधा उसे दे देता है। दूसरी तरफ ग्वान यूनहो के साथ काफी खुश दिखाई देती है, लेकिन आखिर में वो उससे कहती है कि यूनहो मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त मानती हूँ। ये बात युगी सुन लेता है। थोड़ी देर बाद ग्वान उसे देखती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। युगी बहाना बनाकर कहता है कि मैं बस यहाँ थोड़ी ताजी हवा लेने आया था। तब ग्वान कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। युगी उसे अपने घर ले जाता है। वहाँ उसने ग्वान के लिए बहुत सुंदर क्रिसमस की सजावट कर रखी होती है। युगी उससे पूछता है कि तुमने यूनहो को मना क्यों कर दिया। ग्वान कहती है कि क्योंकि मुझे हर जगह सिर्फ तुम ही दिखाई देते हो और आज मैं अपने दिल की बात साफ साफ कहना चाहती हूँ। इसके बाद वो युगी से अपने प्यार का इजहार कर देती है। वो उसे किस करती है और फिर जाने लगती है। तभी युगी उसे रोक लेता है और उसे वापस किस करता है, लेकिन अचानक उसे अपना एक्सीडेंट याद आ जाता है। वो ग्वान को धीरे से दूर कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं हूँ, तुम मेरे साथ खुश नहीं रहोगी। फिर वो दरवाजा खोल देता है ताकि ग्वान वहाँ से चली जाए। ग्वान समझ नहीं पाती कि क्या करे, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में मिस यांग ग्वान से कहती हैं कि युगी बीमार है। ये सुनकर ग्वान घर जाती है और उसके लिए दलिया बनाने लगती है। दलिया बनाते समय उसे याद आता है कि पहले वो मिन्नान के लिए भी इसी तरह मेहनत करती थी, लेकिन उसने कभी उसकी कद्र नहीं की। इसके बाद ग्वान दलिया लेकर युगी के घर जाती है और दरवाजे की घंटी बजाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो सोचती है कि शायद युगी घर पर नहीं है और वापस जाने लगती है। तभी उसे बिल्ली की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो पासवर्ड डालकर दरवाजा खोल देती है, क्योंकि युगी ने पहले उसे अपना पासवर्ड बताया था। अंदर जाकर वो देखती है कि युगी फर्श पर पड़ा हुआ है। ये देखकर वो तुरंत उसे उठाने के लिए दौड़ती है। युगी कहता है कि डॉक्टर आ चुके थे और मैंने दवा भी ले ली है। फिर वो ग्वान से कहता है कि मेरी जिंदगी एक नाव की तरह हो गई है जिसे मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। ये सुनकर ग्वान को याद आता है कि नशे में उसने भी कभी एक लड़के से यही बात कही थी और तब उसे एहसास होता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि युगी ही था। इसके बाद युगी अपने दिल की सारी बात बता देता है। वो कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से मुझे तुम पसंद हो और मैं तुम्हारे लिए एक स्थिर और अच्छा इंसान बनना चाहता था। ये सुनकर ग्वान बहुत भावुक हो जाती है और सोचती है कि मैं युगी को पहचान ही नहीं पाई। उस रात ग्वान युगी के घर पर ही रुक जाती है क्योंकि उसे बुखार होता है और वो उसकी देखभाल करती है। सुबह जब ग्वान उठती है तो युगी का बुखार चेक करती है और देखती है कि अब उसे बिल्कुल बुखार नहीं है। ग्वान ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी युगी उससे पूछता है कि क्या कल रात हमारे बीच कुछ हुआ था। ग्वान मजाक में कहती है कि हाँ, बहुत कुछ हुआ था और अब एक अच्छे इंसान की तरह तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। युगी ये सुनकर मान जाता है। ग्वान को ये बहुत प्यारा लगता है। फिर वो हंसकर कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी और ऑफिस के लिए निकल जाती है। युगी उसके पीछे जाता है। ग्वान उसे गले लगाकर कहती है कि अगर तुम गलत इंसान भी हो तो भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुमने मुझे लोगों पर भरोसा करना सिखाया और ये दिखाया कि दुनिया में हर इंसान बुरा नहीं होता, कुछ लोग सच में अच्छे भी होते हैं। ये सुनकर युगी भी उसे गले लगा लेता है। इसके बाद दोनों साथ में ऑफिस जाते हैं और अब वे एक रिश्ते में होते हैं, लेकिन ऑफिस में चुपचाप एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। दोनों के चेहरे पर एक खास मुस्कान होती है। अगले सीन में युगी ग्वान को मैसेज करता है और पूछता है कि क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो। ग्वान जवाब देती है कि अब तुम नहीं बल्कि हम कहो। ये सुनकर युगी बहुत खुश हो जाता है। अगले सीन में मिनान सुमिन को अपनी माँ से मिलाने के लिए घर लेकर आता है। वहाँ वो झूठ बोलता है कि सुमिन ने बहुत अच्छे विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। सुमिन भी उन्हें प्रभावित करने के लिए कई झूठ बोलती है और कहती है कि मेरी माँ को मिनान बहुत पसंद है और वो बहुत अच्छा लड़का
लड़का है। ये सुनकर मिनान की माँ खुश हो जाती है और कहती है कि तुम अच्छी लड़की हो क्योंकि तुमने मेरे बेटे को चुना है, इसलिए वो इस शादी के लिए तैयार हो जाती है। बाहर आने के बाद सुमिन मिनान से पूछती है कि तुमने क्यों झूठ बोला कि मैंने अच्छे विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। मिनान कहता है कि तुमने भी तो बहुत झूठ बोले हैं। इसके बाद दोनों कुछ देर चुप रहते हैं और फिर मिनान उसे वहीं छोड़कर घर चला जाता है। इसके बाद एक सीन में युगी और ग्वान को डेट पर जाते हुए दिखाया जाता है। बातचीत के दौरान ग्वान को पता चलता है कि मिनान और सुमिन की शादी उसी हॉल में होने वाली है जहाँ पहले ग्वान और मिनान की शादी हुई थी। ये सुनकर ग्वान बहुत खुश हो जाती है। डिनर के बाद युगी और ग्वान समुद्र किनारे टहल रहे होते हैं। युगी उससे पूछता है कि तुम मुझे कब तक मिस्टर यू कहकर बुलाती रहोगी। ग्वान मुस्कुराकर पूछती है कि फिर मैं तुम्हें क्या कहूँ, और ये भी पूछती है कि तुम्हारी पिछली गर्लफ्रेंड तुम्हें क्या कहती थी। युगी मुस्कुराकर कहता है कि तुम ही मेरी पहली और आखिरी लड़की हो। ये सुनकर ग्वान उसे गले लगा लेती है। दूसरी तरफ मिस यांग अपनी प्रमोशन की खुशी में एक पार्टी रखती हैं, जिसमें ऑफिस के सभी लोग आते हैं। उसी समय मिनान और सुमिन उसकी माँ के साथ किराए के अपार्टमेंट देखने जा रहे होते हैं। मिनान अपनी माँ से पूछता है कि आपने तो कहा था कि आप मुझे घर खरीद कर देंगी, फिर हम किराए के घर क्यों देख रहे हैं। उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हें घर जरूर खरीद कर दूंगी, लेकिन अभी नहीं, तुम्हारी शादी के 2 साल बाद। ये सुनकर मिनान बहुत गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ सुमिन की भी कोई योजना सही नहीं चल रही होती, क्योंकि मिनान की माँ ही हर फैसला ले रही होती है। अगले दिन सुमिन नई शादी की निमंत्रण पत्रिका बनवाकर गुआन को भेजती है। उसे देखकर गुआन बहुत खुश होती है और वो ये खबर युगी को भी भेज देती है। धीरे धीरे ये खबर पूरे ऑफिस में फैल जाती है और लोग मिनान के बारे में बुरी बातें करने लगते हैं और उसे खराब इंसान कहते हैं। बाद में पता चलता है कि दादाजी ने ही मिस्टर ली को ऑफिस भेजा था ताकि वो युगी का ध्यान रख सके। एक सीन में युगी और गुआन साथ बैठे होते हैं और गुआन उससे कहती है कि क्या तुमने ही मिनान और सुमिन की शादी का निमंत्रण ऑफिस में सबको भेजा था। ये सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ मिनान बहुत गुस्से में सुमिन से कहता है कि तुमने गुआन को निमंत्रण क्यों भेजा, मैं चाहता था कि ये बात उससे छिपी रहे। उधर गुआन और युगी दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि आज सुमिन और मिनान की शादी का दिन होता है। गुआन शादी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी युगी आता है और उसे एक नेकलेस देता है जो उसने बहुत पहले उसके लिए खरीदा था। युगी कहता है कि तुम सबसे अच्छा पाने की हकदार हो। गुआन कहती है कि सुमिन के पास भी ऐसा ही नेकलेस था, लेकिन युगी ने उसे असली वाला दिया था। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उधर सुमिन अपने शादी के जोड़े में खुद को आईने में देखकर बहुत खुश हो रही होती है। वो सोचती है कि उसने गुआन को हरा दिया है और आज वो बहुत सुंदर लग रही है। तभी मिनान की माँ वहाँ आती है और उससे भी ज्यादा महंगी ड्रेस पहनकर आती है। वो सुमिन की माँ से मिलती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो असली माँ नहीं बल्कि एक पैसे देकर लाई गई औरत थी जो सुमिन की माँ बनकर आई थी। इसी बीच गुआन और युगी शादी में पहुँचते हैं। उन्हें साथ देखकर मिनान बहुत हैरान हो जाता है। उसका एक दोस्त उससे कहता है कि क्या वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है, ऐसा लग रहा है कि उसने तुम्हें छोड़ा है, तुमने नहीं। तभी गुआन मिनान को एक लिफाफा देती है। मिनान की नजरें गुआन से हटती ही नहीं क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही होती है। गुआन इसके बाद युगी के साथ अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद मिनान लिफाफा खोलता है और देखता है कि गुआन ने उस पर केस कर दिया है क्योंकि उसने उससे पैसे उधार लिए थे। ये देखकर मिनान बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। इसके बाद गुआन सुमिन के पास जाती है और उसे देखकर सोचती है कि अगर सब कुछ पहले जैसा होता तो आज मैं ही इस ड्रेस में मिनान से शादी कर रही होती। फिर वो सुमिन से कहती है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सुमिन गर्व से कहती है कि ये ड्रेस मेरी सास की पसंद है और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। ये सुनकर गुआन हंसते हुए कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी सुमिन गुआन से कहती है कि चलो एक फोटो ले लेते हैं। गुआन कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। फिर वो एक बैग निकालकर सुमिन के पैरों के पास फेंक देती है और कहती है कि ये बैग मिनान ने मुझे दिया था, तुम चाहो तो इसे इस्तेमाल कर लो या बेच दो, वैसे भी तुमने मेरे फेंके हुए कचरे का हमेशा अच्छा ख्याल रखा है। ये सुनकर सुमिन को विश्वास ही नहीं होता कि गुआन ऐसा भी बोल सकती है। फिर सुमिन गुआन से कहती है कि मिनान कचरा नहीं है, मैंने उसे तुमसे छीन लिया है और आज मैं जीत गई हूँ। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए शादी के हॉल में चली जाती है। गुआन को अपना पुराना समय याद आता है जब वो भी इसी तरह शादी के हॉल में गई थी। आखिरकार सुमिन और मिनान की शादी हो जाती है और ये देखकर गुआन और युगी दोनों बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में मिस यांग को ऑफिस के स्टोर रूम में बैठे हुए रोते हुए दिखाया जाता है। वो शादी में नहीं गई होती। तभी मिस्टर ली वहाँ आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। मिस यांग बताती है कि उन्हें पेट का कैंसर है। ये सुनकर सच सामने आता है कि गुआन की किस्मत मिस यांग के पास चली गई है, क्योंकि उनकी हालत भी गुआन जैसी ही थी और उनके पति भी उन्हें धोखा दे रहे थे। अब जो कुछ पहले गुआन के साथ हुआ था वही सब मिस यांग के साथ होने वाला था। उधर गुआन ये सोचकर खुश होती है कि उसने सुमिन और मिनहान की शादी करवा दी है और शायद अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन तभी जब गुआन और युगी घर लौट रहे होते हैं तो उनकी मुलाकात एक लड़की योरा से होती है। वो गुआन से कहती है कि मैं युगी की एक्स फियांसे हूँ और शायद युगी ने मेरी वजह से ही सगाई तोड़ी थी। ये सुनकर गुआन बहुत हैरान हो जाती है। युगी कहता है कि मैं सब समझा सकता हूँ, लेकिन गुआन उसे गलत समझकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसे हुआन का फोन आता है जो बताती है कि मिस यांग को कैंसर है। ये सुनकर गुआन और भी दुखी हो जाती है, क्योंकि अब उसे समझ आता है कि उसकी किस्मत सुमिन के पास नहीं बल्कि मिस यांग के पास चली गई है। वो ये जानकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसके बाद गुआन एक कार खरीदती है और मिस यांग
मिनान को घर छोड़ने जाती है। वो उनसे कहती है कि आपको अपनी भावनाएं अंदर दबाकर रखने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे सब कुछ कह सकती हैं। ये कहते हुए वो उन्हें गले लगा लेती है और रोने लगती है। दूसरी तरफ सुमिन और मिनहान अपने हनीमून पर होते हैं, लेकिन मिनहान सुमिन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। सुमिन शिकायत करती है कि तुम मेरी परवाह क्यों नहीं करते। मिनहान कहता है कि तुम्हें इतनी शिकायत नहीं करनी चाहिए। अगले सीन में जब गुआन ऑफिस जाती है तो हुआन बताती है कि जिस व्यक्ति को हमने फूड किट प्रोजेक्ट के लिए रखा था उसने हमारे साथ काम करने से मना कर दिया है और इसके पीछे मिस्टर किम का हाथ है। तभी योगी वहाँ आता है और गुआन को बुलाकर कहता है कि मेरी बात सुनो। वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं पिछली रात की बात समझा सकता हूँ। गुआन कहती है कि मुझे सोचने के लिए समय चाहिए क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। योगी कहता है कि तुम खुद सोचो, क्या तुमने कभी मेरी शादी के बारे में सुना था? मुझे योरा बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने सगाई तोड़ दी। मुझे सिर्फ तुम पसंद हो और मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन गुआन को ये सब बहाने लगते हैं। योगी उसका हाथ पकड़कर एक कार्ड देता है और कहता है कि मैंने मिस यांग की सर्जरी के लिए एक अच्छे डॉक्टर का इंतजाम कर दिया है। गुआन वो कार्ड लेकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। जब योगी घर लौटता है तो उसे वो नेकलेस दरवाजे के बाहर पड़ा मिलता है जो उसने गुआन को दिया था। ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि इसका मतलब था कि गुआन अब उस पर भरोसा नहीं करती। उधर गुआन सोचती है कि मैंने सुमिन और मिनान की शादी तो करवा दी, लेकिन अपनी किस्मत उनसे बदल नहीं पाई। सुमिन मुझसे बहुत अलग है। मैं मिनान और उसकी माँ की बातें सह लेती थी, लेकिन सुमिन कभी वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ मिनान और सुमिन घर के लिए पैसे खर्च कर देते हैं और फिर उसकी माँ से झूठ बोलते हैं कि हमें किसी ने धोखा दे दिया और घर नहीं मिला। ये सुनकर उसकी माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और मिनान को मारने लगती है। वो सुमिन से भी कहती है कि इसमें तुम्हारी भी गलती है। सुमिन गुस्से में जवाब देती है कि पैसे आपने मिनान को दिए थे, मुझे नहीं। कॉन्ट्रैक्ट भी उसी ने साइन किया था। मेरे पास तो अपने पैसे थे, लेकिन मिनान ने लेने से मना कर दिया था। तभी वो मिनान के कर्ज के बारे में बोलने वाली होती है, लेकिन मिनान उसे घूरकर चुप करा देता है। उसकी माँ फिर कहती है कि तुम बहुत बदतमीज लड़की हो। सुमिन जवाब देती है कि आपको मिनान को नहीं मारना चाहिए क्योंकि आखिरकार उसे ही इस घर को संभालना है और वो मेरे बच्चे का पिता बनने वाला है। ये सुनकर उसकी माँ चुप हो जाती है। अब दोनों को मिनान के माता पिता के साथ ही रहना पड़ता है। थोड़ी देर बाद मिनान कमरे में आता है और सुमिन से कहता है कि चिंता मत करो, जैसे ही हमारा बच्चा पैदा होगा माँ हमें घर दिला देंगी। तब सुमिन कहती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तुम्हारी वजह से मेरा गर्भपात हो गया। ये सुनकर मिनान भावुक होकर रोने लगता है और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। सुमिन भी उसके झूठ गिनाने लगती है और दोनों एक दूसरे को झूठा साबित करने लगते हैं। उधर गुआन देर रात तक ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी हुआन उसके लिए कुछ स्नैक्स लेकर आती है और कहती है कि ये युगी ने भेजे हैं। वो गुआन को बताती है कि युगी की सगाई योरा से मेरी वजह से हुई थी क्योंकि वो डेटिंग में दिलचस्पी नहीं रखता था और एक मजबूत परिवार बनाना चाहता था। लेकिन सगाई के बाद भी उसके मन में योरा के लिए कोई भावना नहीं थी, इसलिए उसने रिश्ता खत्म कर दिया। गुआन ये सब सुनना नहीं चाहती और जाने लगती है, लेकिन हुआन उसे रोककर कहती है कि युगी मेरा असली भाई नहीं है। हमारे पिता की 2 शादियां थीं और मैं उनकी दूसरी पत्नी की बेटी हूँ। जब उसके माता पिता अलग हुए थे तो युगी बहुत टूट गया था, इसलिए वो कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। ये सुनकर गुआन को याद आता है कि युगी ने उसे बचाने के लिए अच्छे कैंसर डॉक्टर के बारे में भी जानकारी जुटाई थी। दूसरी तरफ युगी योरा से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। योरा कहती है कि पहले मुझे तुम पसंद नहीं थे, लेकिन अब तुम बहुत हैंडसम हो गए हो और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती क्योंकि जो मेरा है वो सिर्फ मेरा ही रहेगा। अगले सीन में योरा सुमिन और मिनान की शादी की तस्वीरें देखती है और सोचती है कि शायद उन्हें पता ही नहीं है कि युगी कौन है, इसलिए वे इतने बेफिक्र हैं। उधर सुमिन सुबह उठती है तो देखती है कि घर पूरी तरह बिखरा हुआ है और वो बहुत परेशान हो जाती है। तभी मिनान की माँ आकर कहती है कि पूरे घर को साफ करो। सुमिन मना करना चाहती है, लेकिन मजबूरी में सफाई करने लगती है। तभी योरा उनके घर पर युगी और गुआन की फोटो और कंपनी के कागज भेजती है, जिनसे पता चलता है कि युगी अब इस कंपनी का मालिक है। ये देखकर सुमिन हैरान रह जाती है और गुस्से में सब कुछ तोड़ने लगती है। वो सोचती है कि गुआन ने मुझे अपना कचरा दे दिया और खुद एक अमीर आदमी को डेट कर रही है। शाम को जब मिनान घर आता है और घर की हालत देखता है तो पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। उसकी माँ कहती है कि अपनी पत्नी से पूछो। जब मिनान सुमिन से पूछता है तो वो उसे कागज दिखाकर कहती है कि हमें धोखा दिया गया है, लेकिन गुस्सा होने के बजाय मिनान को युगी से जलन होने लगती है। सुमिन मनी मन सोचती है कि ये कितना बेकार आदमी है, खुद कचरा है और दिमाग भी नहीं है। इसके बाद योरा मिनान को मिलने के लिए बुलाती है और उससे मदद मांगती है, लेकिन मिनान मना कर देता है क्योंकि उसे इसमें कोई फायदा नहीं दिखता। दूसरी तरफ सुमिन गुआन से बदला लेने की योजना बनाने लगती है और किसी को मैसेज करती है। इसके बाद गुआन की माँ उसे फोन करके मिलने के लिए बुलाती है। जब गुआन उससे मिलने जाती है तो उसकी माँ कहती है कि तुम बिल्कुल मेरी तरह सुंदर हो। मैंने तुम्हारे पिता से शादी की थी, लेकिन मैं उनसे कभी प्यार नहीं कर पाई, इसलिए मैं उस आदमी के पास चली गई जिससे मैं बहुत प्यार करती थी। वो ये भी कहती है कि मैं हमेशा तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पिता ने मुझे मिलने नहीं दिया, इसलिए आज तक मैं तुमसे नहीं मिल पाई। गुआन कहती है कि मेरे पिता ने मुझे बहुत अच्छे से पाला, लेकिन मेरी जिंदगी में हमेशा माँ की कमी रही। इसके बाद गुआन तय करती है कि वो अगले दिन अपनी माँ से फिर मिलेगी। अगले दिन वो अपनी माँ को कार में घुमाती है, उसके साथ तस्वीरें लेती है और खूब शॉपिंग करती है। बाद में उसकी माँ कैजुअली कहती है कि ये अच्छा है कि तुम एक अमीर आदमी को डेट कर रही हो। ये सुनकर गुआन कहती है कि मुझे पहले से ही ये सब पता था। तब पता चलता है कि गुआन की माँ को फोन सुमिन ने किया था। बाद में गुआन की माँ कहती है कि अगर तुम्हें सब पता था तो तुमने मुझे ये सब क्यों दिया। गुआन जवाब देती है कि क्योंकि मैं हमेशा अपनी माँ के साथ एक डेट पर जाना चाहती थी। तब उसकी माँ कहती है कि मुझे 100 मिलियन दे दो और मैं फिर कभी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आऊंगी। गुआन कहती है कि मेरा उस अमीर आदमी से ब्रेकअप हो चुका है। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम मेरे साथ नहीं थी, इसलिए अब मेरे
पास भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। इस तरह यूरा की योजना भी फेल हो जाती है और वो कोई नया तरीका सोचने लगती है। ग्वान अपने पिता की कब्र पर जाती है और बहुत रोती है। वो कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी का दूसरा मौका ठीक से इस्तेमाल नहीं किया और उस इंसान को दुख दिया जो मेरे लिए बहुत खास था। वो यूगी के बारे में बात कर रही होती है। इसके बाद ग्वान कार चलाने लगती है। उसी समय कोई फोन पर कह रहा होता है कि 3 मिनट में ट्रक भेज दो। ग्वान ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है और हरी बत्ती का इंतजार कर रही होती है। तभी सामने से यूगी की कार आती है और अचानक एक ट्रक उसे जोर से टक्कर मार देता है। यूगी का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। ग्वान रोते हुए उसे अस्पताल ले जाती है। वहाँ वो यूगी का एक वॉइस नोट सुनती है। उस वॉइस नोट में यूगी कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। 2023 में मेरी भी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उसी के बाद मैं अतीत में आया था। मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। इसके बाद 7 दिन पहले का एक सीन दिखाया जाता है। योरा मिनान को मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि यूगी ने अपनी 100 मिलियन की संपत्ति ग्वान के नाम कर दी है। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम्हें भी फायदा होगा। मिनान हैरान होकर पूछता है कि कहीं तुम मुझे फंसा तो नहीं रही। इसके बाद योरा सुमिन और उसके माता पिता के पास जाती है। यहाँ पता चलता है कि जिस आदमी के साथ ग्वान की माँ भाग गई थी वो असल में सुमिन का पिता था। तीनों मिलकर ग्वान को मारने की योजना बनाते हैं ताकि यूगी फिर से योरा के पास आ जाए। दूसरी तरफ मिनान ग्वान को परेशान करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें पता था कि यूगी इस कंपनी का मालिक बनने वाला है, इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया। वो ग्वान को जोर से पकड़ लेता है, लेकिन ग्वान उसे जोर से लात मारती है जिससे वो गिर जाता है और कहती है कि मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। मिनान ग्वान और यूगी को साथ देखकर गुस्से में कहता है कि तो ये सब तुम्हारी योजना थी, तुम दोनों ने मुझे सुमिन से शादी करवाकर फंसा दिया। उधर सुमिन और ग्वान की माँ एक होटल के कमरे में सुमिन के पता का इंतजार कर रही होती है। ग्वान की माँ कहती है कि मुझे नहीं पता वो मर गई है या नहीं। सुमिन कहती है कि कैसी माँ हो तुम जो अपनी बेटी की मौत का इंतजार कर रही हो। तभी उनका पिता आता है और कहता है कि ग्वान बच गई। दूसरी तरफ मिनान और यूरा को भी ये खबर मिलती है। यूरा का बॉडीगार्ड बताता है कि सुमिन का पिता भाग गया है। यूरा मिनान से कहती है कि तुम सुमिन के पास जाओ और सामान्य व्यवहार करो ताकि किसी को शक न हो। इस बीच अस्पताल में यूगी की सर्जरी चल रही होती है। तभी ग्वान, दादाजी और मिस्टर ली अस्पताल पहुँचते हैं। ग्वान मिस्टर ली की बात सुन लेती है और उसे पता चलता है कि ट्रक सुमिन का पिता चला रहा था और वो एक्सीडेंट असल में ग्वान के लिए था, लेकिन यूगी जानबूझकर उसके सामने आ गया और खुद घायल हो गया। इसके बाद ग्वान सुमिन से मिलने का फैसला करती है और उसे मैसेज करती है। सुमिन तुरंत उससे मिलने आ जाती है। ग्वान सीधे उससे पूछती है कि तुम किसी की जान लेने की कोशिश कैसे कर सकती हो। पहले सुमिन मासूम बनने का नाटक करती है, लेकिन फिर मान लेती है कि हाँ, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। वो कहती है कि जब मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ और मेरे पिता साथ भाग गए थे तब मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती थी क्योंकि हम दोनों एक जैसी थी। लेकिन जब मैंने तुम्हारे पिता को देखा और देखा कि वो तुमसे कितना प्यार करते हैं तब मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि तुम्हारे पास पिता थे और मेरे पास कोई नहीं था। ग्वान कहती है कि मुझे ये सब पहले से पता था। इस पर सुमिन कहती है कि इतनी अच्छी बनने का नाटक मत करो, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो और मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें जिंदगी में हमेशा अच्छे लोग ही क्यों मिलते हैं। ग्वान जवाब देती है कि अभी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उधर योगी की सर्जरी के बाद वो कोमा में चला जाता है और ग्वान कई दिनों तक ऑफिस नहीं जाती। वो अस्पताल में बैठकर उसका हाथ पकड़कर कहती है कि कृपया जाग जाओ, मैं अब पहले वाली ग्वान नहीं हूँ, अब मैं बहुत मजबूत हो गई हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। वो योगी का वॉइस नोट चलाती है और रोते हुए अपने प्यार का इजहार करती है। तभी योगी होश में आ जाता है, मुस्कुराता है और कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। घर पर वो ग्वान को गले लगाकर कहता है कि ऐसे ही कुछ देर रहो, मैं तुम्हें फिर से खोने से बहुत डर गया था। योरा से छुटकारा पाना आसान नहीं था, हमारी सगाई तोड़ने में 3 साल लगे थे। ग्वान कहती है कि अब हम सब कुछ मिलकर संभालेंगे और मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगी। इसके बाद ग्वान योगी का बहुत ख्याल रखती है और अपने हाथों से उसे खाना खिलाती है। तभी मिस्टर ली उससे मिलने आते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें इस एक्सीडेंट के बारे में पहले से पता था तो मुझे बता देते। योगी उन्हें गले लगाकर माफी मांगता है और कहता है कि मैंने आपको गलत समझा। मिस्टर ली मजाक में कहते हैं कि तुम ये पट्टी कब तक पहने रहोगे। योगी हंसते हुए कहता है कि ग्वान मुझे इसे हटाने ही नहीं देती। दूसरी तरफ यूरा का बॉडीगार्ड उसे बताता है कि ये केस एक्सीडेंट के रूप में बंद कर दिया गया है। इसके बाद योगी ग्वान का ध्यान पाने के लिए दर्द का नाटक करता है और कहता है कि मेरे हाथ में बहुत दर्द है, क्या तुम आज यहीं रुक सकती हो। ग्वान मान जाती है और उसके कमरे में फर्श पर अपना बिस्तर लगा लेती है। योगी भी नीचे आ जाता है, उसके गाल पर किस करता है और दोनों वहीं सो जाते हैं। इसके बाद ग्वान, पुलिस और मिस यांग मिलकर मिस यांग के पति को रंगे हाथ पकड़ने जाते हैं। घर का दरवाजा टूटा हुआ होता है और अंदर लाल हीर्स पड़ी होती हैं। ये देखकर ग्वान को डर लगने लगता है क्योंकि उसे अपने अतीत की याद आ जाती है। वहाँ वही कांच की मेज भी होती है जिस पर गिरकर उसकी मौत हुई थी। ग्वान उस मेज को तोड़ देती है। थोड़ी देर बाद मिस यांग और उनके पति के बीच झगड़ा होता है और वो उन्हें उसी जगह धक्का देता है, लेकिन मेज टूट चुकी होती है, इसलिए मिस यांग बच जाती है। ग्वान समझ जाती है कि अगर उसने मेज नहीं तोड़ी होती तो मिस यांग की भी वही मौत होती जो उसकी हुई थी। घर लौटकर ग्वान युगी को सब कुछ बताती है और कहती है कि मेरी किस्मत मिस यांग के पास चली गई है क्योंकि मेरे पति ने मुझे धोखा दिया था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मिस यांग मिनान को फंसाएं ताकि वो सुमिन को धोखा दे और मेरी किस्मत सुमिन के पास चली जाए। इसके बाद ग्वान लाल हील्स पहनकर ऑफिस जाती है और मिनान के पास बैठ जाती है। वो उससे कहती है कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। युगी के दादाजी ने मुझे 10 मिलियन दिए थे ताकि मैं युगी से ब्रेकअप कर लूं, लेकिन मैंने वो पैसे एक मैनेजर को दे दिए हैं। वो ऐसा दिखावा करती है जैसे वो फिर से मिनान के पास लौट सकती है। मिनान उसकी बातों से प्रभावित होकर सुमिन से तलाक की बात करने लगता है। सुमिन समझ जाती है
कि अब वो इस एक्सीडेंट केस में फंसने वाली है, इसलिए वो योरा के पास जाती है और कहती है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है। ये सुनकर योरा भी चुप हो जाती है। इस बीच युगी योरा के बॉडीगार्ड को पैसे देकर अपने पक्ष में कर लेता है। फिर वो ग्वान को फोन करके कहता है कि अब तुम्हें मिनान के साथ अभिनय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वो कैंडी बॉक्स और लाल सैंडल योरा को भेज दिए हैं। इसका मतलब है कि अब मिनान योरा की वजह से सुमिन को धोखा देगा। इसके बाद ग्वान मिनान से कहती है कि मैं तो बस तुम्हें परख रही थी, लेकिन तुम बहुत घटिया इंसान हो। ये सुनकर मिनान गुस्से में उसे मारने की कोशिश करता है और उसका गला दबाने लगता है। ग्वान सोचती है कि शायद मेरी किस्मत में मिनान के हाथों मरना ही लिखा है और वो हल्का सा मुस्कुरा देती है। तभी युगी वहाँ पहुँच जाता है और उसे बचा लेता है। दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। बाद में मिस्टर ली आकर युगी को जेल से छुड़ा लेते हैं, लेकिन मिनान वहीं रह जाता है। मिनान जेल से योरा को फोन करता है और कहता है कि मुझे यहाँ से निकलवाओ। योरा का बॉडीगार्ड आकर उसे जमानत पर छुड़ा देता है और कहता है कि मैडम को ऐसी छोटी बातों के लिए परेशान मत करो। ये सुनकर मिनान गुस्से में उसे मार देता है। उधर युगी ग्वान को संभाल रहा होता है क्योंकि वो बहुत डरी हुई होती है। दूसरी तरफ सुमिन सोच रही होती है कि ग्वान मिनान को फंसा रही है। तभी युगी उसे मैसेज करता है कि आज शाम ग्वान और मिनान मिलने वाले हैं। ग्वान होटल के कमरे में जाने का नाटक करती है। जैसे ही सुमिन कमरे में पहुंचती है, मिनान कह रहा होता है कि अगर सुमिन मर जाए तो मुझे उसका इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। ये सुनकर सुमिन अंदर जाती है, लेकिन वहाँ ग्वान की जगह योरा होती है। सुमिन ये देखकर हैरान हो जाती है और उनकी तस्वीरें लेने लगती है। इससे पहले कि वो उन्हें बेनकाब करे, वे उसे बेहोश कर देते हैं। जब सुमिन को होश आता है तो वो एक गेस्ट हाउस में होती है। मिनान उससे कहता है कि मैं तुम्हारे अकाउंट से सारे पैसे निकाल चुका हूँ और जब तुम बेहोश थी तब योरा ने सारे सबूत भी मिटा दिए। वो उसे बांधकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन सुमिन अपने हाथ खोल लेती है और चाकू लेकर मिनान पर हमला करने की कोशिश करती है। दोनों के बीच हाथापाई होती है और उसी दौरान मिनान उसी कांच की मेज पर गिरकर मर जाता है जैसे कभी ग्वान मरी थी। सुमिन वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद योरा की सच्चाई सबके सामने आ जाती है और पुलिस उसे और सुमिन के माता पिता को गिरफ्तार कर लेती है। मिस यांग की सर्जरी सफल हो जाती है और वो ठीक हो जाती है। उनका तलाक भी हो जाता है। सुमिन ग्वान को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ग्वान अपने जूडो कौशल से उसे गिरा देती है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। योरा जेल से छूटने के बाद कार एक्सीडेंट में मर जाती है। इससे पता चलता है कि ग्वान की किस्मत मिनान के पास चली गई थी और योरा को युगी की किस्मत मिली थी। योरा की मौत के बाद युगी के शरीर से दिल का निशान भी गायब हो जाता है। आखिरी सीन में ग्वान युगी को उसी जगह ले जाती है जहाँ वे पहली बार मिले थे और वो युगी को प्रपोज करती है। युगी उसका हाथ हटाकर थोड़ा दूर चला जाता है। ग्वान पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जवाब दो। तभी युगी फूलों का गुलदस्ता और अंगूठी लेकर वापस आता है और ग्वान को प्रपोज करता है। ये देखकर ग्वान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं और बहुत खुश रहते हैं। 1 साल बाद उनके जुड़वां बच्चे होते हैं और 2023 तक उनके 3 बच्चे हो जाते हैं। अपनी शादी की सालगिरह पर वे दोनों एक पेंटिंग देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ सुमिन जेल में पागलों की तरह व्यवहार कर रही होती है। ग्वान अपने पति युगी और बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही होती है। वो मन ही मन अपने पिता को धन्यवाद देती है क्योंकि उन्हीं की वजह से उसे जिंदगी का दूसरा मौका मिला था।